Hello everyone, I welcome you all once again to this channel, Prabhavi Competition. And in this video, we will be discussing some 380 plus MCQ of economics, which are very basic in nature and बहुत ही फ्रीक्वेंटली आपके एग्ज़ाम में आते हैं। ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली आपके एग्ज़ाम में आते हैं। जो बेसिक्स है इकोनॉमिक्स का, जो आपसे पूछा जाता है, वही हम डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये अप्रॉक्सीमेटली 380 के आसपास जो क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एंड आई होप कि आपको ये कर लोगे तो इससे हट के क्वेश्चन नहीं आएगा। स्पेशली जो भी आप एग्ज़ाम अगर रेलवे की कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ पे इससे हट के नहीं आएगा, ये ऐसा मुझे लगता है। एंड बहुत हाई चांसेस है इससे हट के नहीं आएगा, बिकॉज यही वो क्वेश्चन है जो लगातार आते रहे हैं और आगे भी आएंगे। आप इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट जितना भी पढ़ लो, बट उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन नहीं करते हो तो डेफिनेटली आपको वो एज नहीं मिलता है जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो। तो ऑब्वियसली आपको ये क्वेश्चंस तो करने ही करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। इससे पहले बता दूं कि मैंने ये सीरीज़ जो है पिनैकल वाली, ये इसका बहुत सारा वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। जैसे कि हिस्ट्री ऑलरेडी अपलोडेड है, स्टैटिक पोर्शन ऑलरेडी अपलोडेड है, ज्योग्राफी ऑलरेडी अपलोडेड है। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी अपलोडेड हैं, तो आप उसे देख सकते हैं। पॉलिटिव इनफैक्ट ऑलरेडी अपलोडेड है। तो इकोनॉमिक्स ये अगला पार्ट हमारा इसमें है। इसके अलावा भी अगर आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाओगे तो आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा। जैसे कि लूसेंट का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव मैंने पार्ट वाइज पार्ट उसमें एक प्लेलिस्ट है, करा रखा है। साथ में आपका एसएससी के लिए, स्पेशली एसएससी वालों के लिए मैंने एक बुक कराई है जिसका नाम है आपका किरण पब्लिकेशन के प्रीवियस ईयर जितने भी बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, जो आते रहे आगे आएंगे, उनको भी मैंने एक प्लेलिस्ट में सजा के रखा है। आप उसमें देख सकते हो। सारे वीडियोस मास्टर वीडियोस टाइप के हैं। मतलब कि अगर आप एक फ़िज़िक्स का वीडियो उठाओगे तो 4-5 घंटे के आसपास का मिलेगा, और कंप्लीट उसमें 1000 टाइप से ज़्यादा ही क्वेश्चंस मिलेंगे। तो बैंक है ये, और यही से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए ज़्यादा बातें अब और नहीं करेंगे इस पर, क्योंकि हमें टॉपिक को जल्दी से स्टार्ट करके ख़त्म भी करना है। तो चलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी को बेस्ट डिफाइन करता है हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी, क्योंकि हमारी इकोनॉमी थोड़ा सा उसमें स्टेट इकोनॉमी भी है और थोड़ा सा उसमें कैपिटल इकोनॉमी भी है। कैपिटल इकोनॉमी भी है, मतलब स्टेट का भी रोल है और कैपिटलिज्म का भी रोल है। इसलिए हमारी इकोनॉमी को मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। इकोनॉमी को ब्रॉडली सोशलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट कह लीजिए, कम्युनिस्ट कह लीजिए, और कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में डिवाइड किया गया है। बट दोनों को अगर मिला दे, दोनों के अच्छे ट्रेट को मिला दे, तो बनता है मिक्स्ड इकोनॉमी, जो हमारी कंट्री फॉलो करती है। तो आंसर होगा ए। ठीक है, देख सकते हैं आप, बोथ प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों हमारे यहाँ रोल प्ले करता है, इसलिए हमारी जो है मिक्स्ड इकोनॉमी है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इंजॉय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल इन इंडिया। तो आंसर होगा एग्रीकल्चर। हमारे यहाँ आज भी अप्रॉक्सीमेटली 50% ऑफ द पीपल आर एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर, अभी भी। ठीक है, और लेकिन कंट्रीब्यूशन जीडीपी में कितना है, 1/5 है। 100% का 1/5, तो अप्रॉक्सीमेटली रफली आप कह सकते हो 20% के आसपास एग्रीकल्चर से कंट्रीब्यूशन आता है। लेकिन अभी भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसी पे डिपेंडेंट हैं फॉर देयर लिवलीहुड। विच ऑफ द फॉलोइंग कम अंडर द क्वाटरनरी सेक्टर। क्वाटरनरी सेक्टर में आता है हमारा इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। देखिए, वैसे तो 3 सेक्टर में बांटा गया है इकोनॉमी को, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। लेकिन एक और सेक्टर आजकल उजागर हो रहा है जिसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं, और इसे क्वाटरनरी सेक्टर में रखा गया है। ठीक है, देर आर मेनली आप देख सकते हो प्राइमरी सेक्टर, जिसमें हम रॉ मटेरियल, माइनिंग, फिशिंग और एग्रीकल्चर वगैरह से डील करते हैं। सेकेंडरी है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जिसमें हम डील करते हैं फिनिश्ड गुड बनाने की काम करते हैं। जैसे अगर कोई टॉय भी बनाता है, कार बनाता है, फूड बनाता है, प्रोसेस्ड फूड की बात हो रही है, तो वो सब सेकेंडरी में आएगा। टर्सरी यानी कि सर्विस सेक्टर है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है। जैसे कि हम जो भी सर्विसेज की बात करते हैं, जैसे वाइट कॉलर जॉब्स हो गया, वो सब जो है ये सर्विस सेक्टर में आता है। कोई भी आप सर्विस दे रहे हो, अपने सैलून खोल दिया तो वो भी एक सर्विस है, टर्सरी सेक्टर में आएगा। इसके बाद जो है क्वाटरनरी, यानी कि आईटी से रिलेटेड, रिसर्च से रिलेटेड चीज़ें हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे।
द नेशनल बोर्ड फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज मीट्स वंस एवरी डैश मंथ इन द ईयर। तो ये मिलते हैं हर 6 मंथ में एक बार मिलते हैं। नेशनल बोर्ड फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज जो है ये हमेशा 6 मंथ पे एक बार एटलीस्ट मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट, द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर, आंसर होगा 2006। एक फैक्ट है आपको याद कर लेना है, 2006 में ये पास हुआ था एमएसएमई एक्ट। हु अमंग द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज द फाउंडर ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक एज ए सेपरेट डिसिप्लिन। तो मैक्रो इकोनॉमिक सेपरेट डिसिप्लिन जेम केनार्ड, जिनका पूरा नाम है जॉन मेनार्ड केन्स, जेम केन्स कहते हैं इनको, जेम केन्स यानी कि जॉन मेनार्ड केन्स। और इन्होंने ही ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स और मिक्स्ड इकोनॉमी की बात है ना, इनको अच्छे से डिफाइन किया है और इन्होंने बताया है, ठीक है। तो जेम केनास मैक्रो इकोनॉमिक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्राइमरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी इनमें से क्या नहीं है, तो एग्रीकल्चर तो होगा नहीं क्योंकि ये है प्राइमरी एक्टिविटी। माइनिंग भी एक प्राइमरी एक्टिविटी है, फिशिंग भी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कंस्ट्रक्शन। जहाँ भी कुछ कंस्ट्रक्ट करके कुछ नया चीज़ बना रहे हैं तो वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आ जाता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, और सेकेंडरी सेक्टर में आ जाता है ये, ठीक है। चलिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ही सेकेंडरी सेक्टर भी कहते हैं। बेस्ड ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हाउ मेनी सेक्टर्स आर देयर इन इंडियन इकोनॉमी। तो टोटल 3 सेक्टर है मेनली, बट टर्सरी सेक्टर आजकल जैसे आईटी मैंने बताया वो भी आजकल इवॉल्व हो रहा है। मेनली 3 है। व्हाट शुड बी द इन्वेस्टमेंट ऑफ मैक्रो इंटरप्राइज इन प्लांट मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो इसमें एक एज पर एक्ट जो है उसके हिसाब से बिटवीन 25 लाख से 50 लाख के बीच में होना चाहिए, ठीक है। किसके लिए, तो मैक्रो के लिए, मैक्रो इंटरप्राइजेस के लिए इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। मैंने बताया था कि मैक्रो एमएसएमई है ना, स्मॉल और मीडियम, ये 3 तरीके के इंटरप्राइजेस हैं, ठीक है, मैक्रो स्मॉल और मीडियम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कैपिटल गुड। कैपिटल गुड इसमें से फूड एंड क्लॉथिंग नहीं है क्योंकि ये फिजिकल एसेट्स हैं। सॉरी, फूड एंड क्लॉथिंग जो है नहीं है, ये कंज्यूमेबल एसेट टाइप के हैं, ठीक है, इसलिए हम इसको कैपिटल एसेट नहीं कह सकते, कैपिटल गुड नहीं कह सकते। विच इकोनॉमिक्स डेवलप्ड इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी इन 1817 बेस्ड ऑन द कंपेरेटिव एडवांटेज एंड स्पेशलाइजेशन। तो ये दिया था हमें डेविड रिकार्डो ने ये दिया था हमें। डेविड रिकार्डो इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज गोल्ड कॉलर प्रोफेशन। गोल्ड कॉलर प्रोफेशन हम क्वीनरी सर्विस को कहते हैं। क्वीनरी, अब देखिए 5 क्वार्टरनरी और क्वीनरी। क्वीनियर मतलब 5वें लेवल की जो सर्विस होती है। सो टर्सरी एक्टिविटीज़ आर क्लासिफाइड इनटू, टर्सरी को ही 2 भागों में बांट दिया गया है, क्वार्टरनरी एंड क्वीनरी एक्टिविटीज़। क्वीनरी ऑल्सो नोन एज गोल्ड कॉलर प्रोफेशन विच रिप्रेजेंट्स स्पेशल एंड हाईली पेड स्किल्स ऑफ सीनियर बिजनेसमैन एग्जीक्यूटिव। जैसे कि सीईओ कोई होता है ना किसी बड़ी बड़ी कंपनी का, जैसे सुंदर पिचाई सीईओ हैं गूगल के, तो ये गोल्ड कॉलर जॉब कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा साइंटिस्ट, फाइनेंशियल एंड लीगल कंसल्टेंसी, ये सब क्वीनरी में आते हैं, गोल्ड कॉलर में आते हैं। फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द होलसेल प्राइस इंडेक्स इन 2019 डैश इज टेकन एज बेस ईयर। तो हमने लिया था बेस ईयर में, तो 2011 और 12 को बेस ईयर लिया गया है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ WPI। WPI मैं बोल रहा हूँ, तो ये मैं बोल रहा हूँ होलसेल प्राइस इंडेक्स का बेस ईयर। बेस ईयर वैसा ईयर होता है जिसके बेसिस पे प्राइसेस के इंडेक्स को कैलकुलेशन किया जाता है, उसको बेस मान के। नेक्स्ट है, इन विच ईयर वाज द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी बेस्ड ऑन द मिक्स्ड इकोनॉमी प्रिंसिपल अनाउंस्ड इन इंडिया। द पॉलिसी क्लियरली डिमार्केटेड द एरियाज ऑफ ऑपरेशन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। तो इसका पहला जो है 1948 में आया था, आंसर होगा बी। पहला जो हमारा इंडस्ट्रियल पॉलिसी आया था वो 1948 में ही आया था, तो आंसर होगा बी। नेक्स्ट देखेंगे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्किंग कैपिटल इन फार्मिंग सेक्टर। फार्मिंग सेक्टर में वर्किंग कैपिटल मनी होता है हमेशा, क्योंकि देखिए जब तक आपके पास पैसा नहीं रहेगा आप फार्मिंग कैसे करोगे। आपको सीड खरीदना होता है, आपको खाद वगैरह चीज़ें खरीदनी होती हैं, तो उसके लिए आपको
वर्किंग कैपिटल चाहिए और वो मनी होता है। डैश इकोनॉमीज ऑल प्रोडक्टिव रिसोर्सेज आर ओन्ड एंड कंट्रोल बाय गवर्नमेंट। तो स्टेट एक सोशलिस्ट इकोनॉमी जो होती है जिसे स्टेट कंट्रोल करता है, उस इकोनॉमी में जितने भी प्रोडक्शन के रिसोर्सेज हैं उसे कंट्रोल करता है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कंट्रोल करता है। कैपिटलिस्ट में प्राइवेट सेक्टर वाले करते हैं। नेक्स्ट है प्राइवेट ओनरशिप ऑफ द मीशोल ऑफ प्रोडक्शन इज फीचर ऑफ ए किसका, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का, जहाँ पे लीजिस फेयर होता है। लीजिस फेयर मतलब प्राइवेट ऑनरशिप होता है कैपिटलिज्म में, ठीक है। कैपिटलिज्म एक ऐसा सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम, जहाँ पे प्राइवेट ऑनरशिप होता है, जैसे कि दुकानें प्राइवेट होंगी, कंपनियां बड़ी बड़ी प्राइवेट होंगी। और जैसे हमारी कंट्री है, हमारे पे कैपिटलिज्म भी है, सोशलिज्म भी है। हमारा देश जो है बहुत सारी फैसिलिटी जो है खुद ही प्रोवाइड कर देता है, स्टेट कंट्रोल्ड होता है। जैसे कि रेलवे एक समय था, लेकिन आजकल रेलवे में भी काफ़ी ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। जैसे सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये सब भी अब, हालांकि ये सब भी प्राइवेटाइज हो रहे हैं, बट हाँ कुछ हद तक अभी भी है। तो इसलिए हमारे इकोनॉमी में सोशलिज्म का भी ट्रेट है और कैपिटलिज्म का भी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। जॉन मेनार्ड केन्स बेस्ट नोन फॉर हिज इकोनॉमिक थ्योरीज, केनियन थ्योरी, हेल्ड फ्रॉम विच कंट्री। ये बिलोंग करते हैं इंग्लैंड से, आंसर होगा इंग्लैंड। जॉन मेनार्ड केन्स इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिप्रिशिएशन इज एन एनुअल अलाउंस फॉर द वियर एंड टीयर ऑफ डैश। आंसर होगा कैपिटल गुड्स। तो देखिए होता क्या है कि कोई भी चीज़ जो है वो डिप्रिशिएट करती है। कोई मशीनरी है, मान लीजिए आपने कोई कार खरीदा, आपने जब कार खरीदा तो उसको 8 लाख में खरीद लिया। अब वो कार चला रहे हो तो वियर एंड टीयर तो उसमें आ ही रहा है, तो उसका प्राइस धीरे धीरे गिरेगा, और इसी को हम डिप्रिशिएशन कहते हैं। वियर एंड टीयर की वजह से कार पुराना होगा, हो सकता है कि उसमें उसके टायर ख़राब हो जाएं, कुछ समय बाद उसका इंजन ख़राब होने लग गया, तो ऑब्वियसली उसका प्राइस गिरेगा ही गिरेगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ कैन बी क्लासिफाइड एज ए पार्ट ऑफ सेकेंडरी सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी। तो सेकेंडरी सेक्टर जो होगा इसमें वो कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चर करना चाहिए उसको। लीगल कंसल्टिंग नहीं होगा इसलिए क्योंकि ये सर्विस है। टी प्लांटेशन भी नहीं होगा क्योंकि एक तरीके का प्राइमरी एक्टिविटी है। फार्म इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, ये सही आंसर होगा इसका सी, मैन्युफैक्चर हो रहा है यहाँ पे, तो आंसर हो गया आपका सी। द मिक्स्ड इकोनॉमी इज़, मिक्स इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पे दोनों चीज़ होती हैं, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न इंडस्ट्री नहीं, एक मिनट, आंसर होगा इसका सी। ए मार्केट सिस्टम ऑफ रिसोर्सेज एलोकेशन कॉमर्स एंड ट्रेड इन विच फ्री मार्केट को एग्जिस्ट विद द गवर्नमेंट इंटरवेंशन, तो इसे हम मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज an economic system in which capital goods are owned by private individuals or businesses and production of goods are and services is based on supply and demand in general market, इसको हम कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी कहते हैं। इसका डिफिनीशन ही यही है, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टर्सरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। टर्सरी यानी कि आप सर्विस दोगे, तो फार्मिंग तो होगा नहीं, प्राइमरी है ये। हंटिंग भी प्राइमरी एक्टिविटी है। वीविंग एक मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कह सकते हो, तो ये भी नहीं होगा। आंसर होगा ट्रेडिंग, जहाँ पे आप सर्विस दे रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, व्यापार कर रहे हो। एन इंडस्ट्रियल इकोनॉमी इज बेस्ट डिफाइंड एज एन इकोनॉमी हुज 50% और मोर देन प्रोड्यूस 50% और मोर देन प्रोड्यूस वैल्यू कम्स फ्रॉम डैश सेक्टर। तो ये आना चाहिए सेकेंडरी सेक्टर से। ऐसा कोई इकोनॉमी है, जैसे मान लो इंडियन इकोनॉमी है, तो हमारी इकोनॉमी अजीब तरीके की इकोनॉमी है जहाँ पे हमारा मैक्सिमम अर्निंग जो है सर्विस सेक्टर से आता है, लेकिन मैक्सिमम हमारा मैन पावर जो है वो कहाँ लगा हुआ है, एग्रीकल्चरल सेक्टर पे, यानी कि प्राइमरी सेक्टर पे। बट इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखें तो एक ऐसी इंडस्ट्रियल इकोनॉमी पूछा है जहाँ पे जो उसका प्रोड्यूस है 50% ऑफ द टोटल प्रोड्यूस, यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मान सकते हो इसको, उससे ज़्यादा मतलब 50% या उससे ज़्यादा अर्निंग जो है देश की वो, या फिर प्रोडक्शन जो है देश की वो आ रही है इंडस्ट्रियल सेक्टर से, तो उसे हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर। और सेकेंडरी सेक्टर को ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी इज़ द अदर नेम ऑफ विच ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। ये होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। मैक्रो इकोनॉमिक्स डैश इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग यूनिट्स सच एज कंज्यूमर्स, रिसोर्सेज, ओनरशिप एंड फार्म
तो अगर देखिए ह्यूमन लेवल पे आ गया, इंडिविजुअल लेवल पे आ गया, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स हो जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल लेवल पे देखेंगे, घरेलू स्तर पे एक व्यक्ति कैसे डिसीजन मेकिंग लेता है, उसका कंज्यूमर कैसे, ऑनर कोई है तो वो कैसा अपना इकोनॉमी को मैनेज करता है, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में देश क्या कर रही है, देश का सेक्टर क्या कर रहा है, उस तरीके की बातें होती है। इसमें आंसर होगा ए। द कॉन्सेप्ट ऑफ वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट आर स्टडीड अंडर विच ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। तो वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट आर स्टडीड अंडर, क्या होगा आंसर? इकोनोमोमेट्रिक्स। आंसर क्या होगा? नो, इट्स अ माइक्रो इकोनॉमिक्स। द कॉन्सेप्ट ऑफ वेजेस, अब एक व्यक्ति का आय आप देख रहे हो, रेंट दे रहा है, इंटरेस्ट कितना लग रहा है, प्रॉफिट क्या कमा रहा है, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। People like small farmers and seasonal workers who regularly move in and out of poverty are categorized as, जो कभी मतलब वो पोवर्टी में आ जा रहे हैं, कभी निकल जा रहे हैं, आ जा रहे हैं, निकल जा रहे हैं, तो उनको क्या कहेंगे? उनको क्या ओकेजनली पुअर कहेंगे, उनको क्या चर्निंग पुअर कहेंगे, ऑलवेज पुअर कहेंगे, या यूजुअली पुअर कहेंगे? तो उनको हम कहेंगे चर्निंग पुअर। एन अनएक्सपेक्टेड राइज इन सेल्स ऑफ प्रोडक्ट लीड्स टू व्हाट? अगर अनएक्सपेक्टेड राइज हो रहा है सेल्स ऑफ प्रोडक्ट्स में, तो क्या होगा उस केस में? होगा अनप्लान्ड डीक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्री। इसका मतलब है कि मान लीजिए आपके पास 50 बोतल है, ये आप ऐसे समझिए छोटे एग्जांपल से, 50 बोतल है आपके पास, रम नहीं कहूँगा ऑयल की बोतल है, ठीक है, ऑयल की बोतल है 50। अब आपकी इन्वेंट्री में 50 है बोतल है, वो अचानक क्या हो गया, बिकने लग गया, आपको फटाफट 50 के 50 बिक गया, तो आपका अनप्लान डिक्यूमुलेशन हो गया इन्वेंट्री का, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज रिलेटेड टू पॉजिटिव इकोनॉमिक्स? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्या है? आंसर होगा इसका एन इंक्रीज इन मनी सप्लाई इम्प्लाइज ए प्राइस राइज इन एन इकोनॉमी। आंसर होगा डी। अगला सवाल है, विच ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स डील्स विद द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, स्टॉक एंड पॉल्यूशन विच आर रिजल्ट ऑफ रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट? क्या है सवाल? विच ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, तो सवाल देखिए, विच ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स डील्स विद द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। आपके नेचुरल रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, क्या हो सकता है नेचुरल रिसोर्स? कोल हो सकता है, और भी सारी चीज़ हो सकती है, और इसके अलावा पॉल्यूशन भी हो रहा है, विच आर रिजल्ट ऑफ रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसे क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स। आंसर होगा ए। कोल यूज़ कर रहे हैं, बहुत जल्दी डेवलपमेंट के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं आप, बहुत सारी फैक्ट्री लगा दी, बहुत सारा कार्बन जनरेट कर रहे हैं आप, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन पैदा कर रहे हैं, तो उसे हम इन्वायरमेंटल इकोनॉमी के अंदर पढ़ते हैं। एन इकोनॉमी इन विच बोथ द प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट आर इन्वॉल्व इज नोन एज, इसे हम मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी जहाँ पे प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। ऑल monetary transfers or kind sent by migrant to their place of origin are called, इसे हम कहते हैं रिमिटेंसेस। मान लीजिए आप अरब में कमा रहे हैं जाके, और आपने कुछ पैसा भेजा अपने फैमिली, जो कि मान लीजिए हरियाणा में रहती है, वहाँ पे आपने भेज दिया कुछ पैसा, तो वो पैसा रिमिटेंसेस के तौर पे आता है, रिमिटेंसेस के तौर पे, ठीक है, उसका एक नाम है जिसे हम रिमिटेंसेस कहते हैं। Which of the following formulas related to monetary and liquidity aggregate is not correct? तो ये वही M4 M3 वाला कॉन्सेप्ट होगा। आंसर होगा आपका इसमें नॉट करेक्ट में डी होगा, जिससे हम M3 जो है M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग नहीं कहते हैं। M3 का फॉर्मूला बैठता है क्या? M3 का फॉर्मूला दूसरा ही बैठता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूलाज रिलेटेड टू मॉनेटरी एंड लिक्विडिटी एग्रीगेट इज़ नॉट करेक्ट? तो इसका भी आंसर जो होगा वो डी ही होगा। M3 का फॉर्मूला ये नहीं है, सेम ही क्वेश्चन रिपीट हो गया यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इम्प्लाइज दैट सस्टेनेबल डेवलपमेंट शुड टेक ए होलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स नोशंस ऑफ प्रोग्रेस एंड गिव इक्वल इंपॉर्टेंस टू नॉन इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ वेलबींग? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सी, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस बोलते हैं, जो कि भूटान एक बहुत छोटी सी कंट्री है जो कि जीडीपी नहीं निकालती है, ये जीएनपी निकालती है। इसके जगह पे ये जीएनपी निकालती है, जिसे कहते हैं ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। ये देखती है कि हम तरक्की, समझती है ऐसी कंट्री है कि हम तरक्की कब करेंगे, जब हमारे लोग खुश रहेंगे,
तो हमारे ओवरऑल जनता का वेल बीइंग कैसा है, उसका इम्पोर्टेंस जो है नॉन इकोनॉमिक एस्पेक्ट को दिया जाता है, उसमें खुश कितने हैं, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन तो नहीं है, तो इसे हम जीएनपी कहते हैं, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जहाँ पे किया जाता है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक्स व्हाट डज पी स्टैंड फॉर ईपीएफ। ईपीएफ का में पी जो है ये है प्रोविडेंट, इसे हम कहते हैं एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिविजुअल हेल्थ। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है इंडिविजुअल हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, बाकी सब है। जैसे सोशल इक्वालिटी बहुत ज़रूरी है, आपकी सोसाइटी में आपके तरीके के लोग हैं, आपके बराबरी के लोग हैं, तो आप टेंशन में नहीं आओगे नहीं तो आप ऐसी सोसाइटी में रह रहे हो कि आप देख रहे हो कि यार 90% लोग तो अमीर हैं, मैं ही गरीबों में आता हूँ, तो आपके इंडिविजुअल हेल्थ पे असर पड़ता है। पब्लिक क्लीनलीनेस की वजह से काफ़ी दिक्कत आती है। अगर आप जिस एरिया में रह रहे हो वहाँ पे पब्लिक क्लीनलीनेस नहीं है, कूड़ा फैला हुआ है, गटर का नाला बह रहा है, तो वहाँ पे भी आपका इंडिविजुअल हेल्थ अफेक्ट होगा। हारमोनी नहीं है तो उस केस में भी दिक्कतें होंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऐसा कुछ असर नहीं डालता है, आंसर होगा डी। अब हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई से रिलेटेड है। क्वेश्चन है इन इकोनॉमिक टर्म्स व्हाट डू वी मीन बाय इंटरमीडिएट गुड। तो इकोनॉमी में इंटरमीडिएट गुड ऐसे गुड होते हैं जो कि ट्रांजिट, जो ऐसे गुड होते हैं जो कि सेल किए जाते हैं, गुड्स सोल्ड बिटवीन इंडस्ट्रीज फॉर रीसेल और प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड, इसे हम इंटरमीडिएट गुड कहते हैं। जैसे कि अब आपको अगर कुछ लोहे का आइटम बनाना है तो आपके लिए इंटरमीडिएट गुड क्या हो जाएगा, लोहे का, मान लीजिए आप कार बनाना है, स्टील का कार बनाना है, जो भी बनाना है, बॉडी उसकी बनानी है, तो आपके लिए इंटरमीडिएट गुड हो जाएगा स्टील। तो ऐसी चीज़ों को इंटरमीडिएट गुड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। The demand for commodity or service which is consequence of the demand for something else is called, इसे हम कहते हैं derived demand कहते हैं। what effect will a decrease in demand and an increase in supply have on equilibrium price। तो ये होगा इसका आंसर ए, इक्विलिब्रियम प्राइस विल फॉल। क्या बोला है यहाँ पे, बोल रहा है कि व्हाट इफेक्ट विल ए डिक्रीज इन डिमांड, डिमांड का में डिक्रीज हो गया। मान लीजिए आलू की डिमांड पहले 100 लोग कर रहे थे, अब आलू की डिमांड जो है 80 लोग ही कर रहे हैं, तो डिमांड डिक्रीज हुआ। एंड इंक्रीज इन सप्लाई, पहले आलू था 100 kg और अब हो गया ये 120 kg। तो एक तो तरफ से डिमांड गिर रहा है और दूसरे से तरफ से उसका जो सप्लाई है बढ़ रहा है, तो इक्विलिब्रियम पे उसके क्या असर पड़ेगा, तो इक्विलिब्रियम ऑफ प्राइस जो है वो गिरेगा, क्योंकि आइटम ज़्यादा है, खरीदने वाले कम है, तो दाम कम करना पड़ेगा, तो इसलिए आंसर होगा ए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। What would happen to demand curve when there is an increase in price of substitute product। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो है आउटवर्ड शिफ्ट होगा। आउटवर्ड शिफ्ट कैसे, देख लो, इसको भी समझाया होगा। अब ऐसे तो आप नहीं समझ पाओगे, आउटवर्ड शिफ्ट आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा, मैं बता देता हूँ। पूछा है, बोला है कि क्या होगा जब डिमांड कर्व पे क्या होगा जब एक इंक्रीज होगा सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट पे। कहने का मतलब है कि एक ऑयल है डाबर कंपनी का और एक हेयर ऑयल है, एक डाबर कंपनी का हेयर ऑयल है और दूसरी पतंजलि कंपनी का है। तो क्या हो रहा है, अब बोल रहा है कि अगर इसके प्राइस में, डाबर का सब्स्टिट्यूट है ये प्रोडक्ट पतंजलि वाला, इसके प्राइस में इंक्रीज हो रहा है, तो दूसरे के प्राइस में क्या होगा, उसका भी प्राइस इंक्रीज ही करेगा, और इस वजह से जो है कर्व जो है वो डिमांड कर्व शिफ्ट होगी, आउटवर्ड शिफ्ट होगी। ठीक है, देखो यहाँ पे समझाने के लिए इसने दिया है कि एक क्यू डैश एक प्रोडक्ट था, पहले उसका क्यू एक प्रोडक्ट था जिसका प्राइस पी था, ग्राफ पे समझाया, तो ऐसे ग्राफ बना। अब एक क्यू प्रोडक्ट है, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है, उसका क्यू डैश, इसका जो है प्राइस हाई है,
तो आप देखोगे तो ये डिमांड जो कर्व है पहले जो यहाँ पे था, यहाँ पे ये कर्व शिफ्ट होके आउटवर्ड ही तो हुआ है। आंसर होगा आउटवर्ड शिफ्ट। डैश इज ए टाइप ऑफ गुड फॉर विच डिमांड इंक्रीज एज इट्स प्राइस राइजेज। आंसर होगा गिफेन गुड। गिफेन गुड ऐसे गुड होते हैं जो कि डिमांड इंक्रीज होने पे उसका प्राइस इंक्रीज होता है। सो गिफेन गुड्स, ए गिफेन गुड इज ए प्रोडक्ट दैट पीपल कंज्यूम मोर एज द प्राइस राइजेस और वाइस वर्सा। जितना प्राइस इंक्रीज होगा लोग ज़्यादा कंज्यूम करेंगे। जैसे आईफोन का दाम बढ़ रहा है लेकिन लोग खरीदेंगे ही खरीदेंगे, जितना महंगा आएगा उतना ज़्यादा खरीदेंगे। तो ये ऐसे गुड को गिफेन गुड कहते हैं। बड़ी अजीब सी इकोनॉमिक्स होती है। फॉर इकोनॉमिक्स डैश रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस दैट पीपल आर बोथ विलिंग एंड एबल टू बाई। इसे हम कहते हैं डिमांड। फॉर इकोनॉमिक्स डिमांड रेफर्स टू, डिमांड यहाँ पे लिख दो, रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस दैट पीपल आर बोथ विलिंग एंड एबल टू बाई। इसे कहते हैं डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। What is the change in the total utility due to consumption of one additional unit of an item called? तो इसमें क्या होगा, इसमें जो है मार्जिनल यूटिलिटी इसे कहते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। सो मार्जिनल यूटिलिटी इज द एडिशनल सेटिस्फेक्शन दैट कंज्यूमर गेट्स फॉर एडिशनल यूनिट ऑफ कंजम्पशन और एडिशनल यूनिट ऑफ सर्विस। एज पर द लॉ ऑफ डिमांड, इफ ऑल अदर कमोडिटीज रिमेन द सेम, then the relation between the demand and price of commodity is negative। आंसर होगा नेगेटिव। what kind of relationship exists between income and demand in case of normal good? तो नॉर्मल गुड के केस में होता है देयर इज ए डायरेक्ट रिलेशनशिप। आपका इनकम जितना कम होगा उतना ही कम आपका डिमांड होगा, आपका इनकम जितना ज़्यादा होगा उतना ही डिमांड ज़्यादा बढ़ेगा। मान लीजिए आपका इनकम कम होने की वजह से पहले आप चिकन रोज़ नहीं खा पाते थे, मान लीजिए, ऐसे हो सकता है कुछ नॉनवेज वाले भी होंगे, चलो पनीर कह लेते हैं आपके इनकम कम है तो आप रोज़ पनीर नहीं खा रहे थे, ठीक है, बट आपका इनकम इंक्रीज हुआ तो आप देखोगे अरे यार पनीर कौन सी बड़ी चीज़ है, चलो रोज़ पनीर खाते हैं। तो डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है आपके अर्निंग और डिमांड पे चीज़ों के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइवेट गुड? तो प्राइवेट गुड जो है इसमें से वैसा गुड होता है, ए गुड दैट इज कंज्यूम्ड बाय सिंगल पर्सन और हाउस होल्ड इज कॉल्ड प्राइवेट गुड। अब हम देखेंगे कॉस्ट, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड मार्केट से रिलेटेड क्वेश्चन। Which amongst the following is not one of the four major main factors of production? आंसर होगा expenditure। expenditure is the right answer, expenditure। What does Lorenz curve indicate? Lorenz curve क्या दिखाता है? So it indicates income distribution। income distribution is shown by Lorenz curve। What is the name given to the graph that shows all combination of two commodities that a consumer can afford at given market prices and within the particular level income level in economics term? आंसर होगा इसका आंसर होगा बजट लाइन। इसका आंसर होगा बजट लाइन। Which economist gave the theory of opportunity cost? ये दिया था गॉटफ्राइड हेबरलर ने। गॉटफ्राइड हेबरलर ने ये थ्योरी दिया था। When the output is equal to 0, the variable cost is 0। What is the value of all tangible resources such as raw materials and labor that are used in production process called? तो जितने भी टेंजिबल रिसोर्सेज होते हैं उनकी वैल्यू सच एज रॉ मटेरियल, लेबर, ये सब को क्या कहते हैं? इसको इन सबको क्या रियल कॉस्ट कहेंगे या फिर वेरिएबल कॉस्ट कहेंगे? तो आंसर होगा हमारा वेरिएबल कॉस्ट, नहीं रियल कॉस्ट, सॉरी रियल कॉस्ट होगा। सो रियल कॉस्ट क्या होता है? इट इज़ द ओवरऑल एक्चुअल एक्सपेंस इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग ए गुड और सर्विस। मार्केट प्लेस इन विच फाइनल गुड्स और सर्विस इज बॉट एंड सोल्ड इज कॉल्ड। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? एक ऐसा मार्केट प्लेस है जहाँ पे फाइनल गुड्स और सर्विस इज बॉट एंड सोल्ड इज कॉल्ड। जैसे कि मान लो एक प्लेस ए है, एक मार्केट है, ये यहाँ पे कुछ फाइनल प्रोडक्ट, गुड एंड प्रोडक्ट, मतलब कि मान लो कि फाइनल गुड एंड प्रोडक्ट क्या हो सकता है? एक पंखा हो सकता है, एक
और भी चीज़ हो सकती है, कार हो सकता है जो खरीदी और बेची जाती हैं, उसको कौन सा मार्केट कहते हैं? उसको कमोडिटी मार्केट कहते हैं, प्रोडक्ट मार्केट कहते हैं, क्या कहते हैं? आंसर होगा प्रोडक्ट मार्केट। प्रोडक्ट मार्केट आंसर होगा डी। ए मार्केट स्ट्रक्चर विच इज डोमिनेटेड बाई ओनली ए स्मॉल नंबर ऑफ फर्म्स इज कॉल्ड, बहुत कम होते हैं फर्म्स, उसे हम ओलिगोपोली कहते हैं, ओलिगोपोली। In economics, buying an asset in one market and simultaneously selling an identical asset in another market at a higher price is termed as, इसे हम कहते हैं आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज कहते हैं। तो आर्बिट्रेज क्या है? आर्बिट्रेज इज प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग एडवांटेज ऑफ प्राइस डिफरेंस बिटवीन टू और मोर मार्केट्स। अगला क्वेश्चन है, द डैश शोज ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज दैट ए कंज्यूमर कैन अफोर्ड एट गिवन मार्केट प्राइस एंड विद इन द पर्टिकुलर इनकम लेवल। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं बजट लाइन। बजट लाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? आंसर होगा टैक्स। टैक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट नहीं है, बिकॉज प्रोडक्शन के लिए आपको क्या चाहिए? आपके पास पैसा चाहिए तो कैपिटल चाहिए, आपके पास लेबर चाहिए ताकि काम करेगा तभी तो कोई प्रोडक्ट बनाएगा, आपके पास लैंड भी होना चाहिए। टैक्स तो आप देते हो, ये तो एक एक्सपेंस टाइप का है, ठीक है। प्राइसिंग पॉलिसी ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉलो विच अप्रोच? तो ये अप्रोच फॉलो करता है कॉस्ट प्लस अप्रोच। कॉस्ट प्लस अप्रोच। मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसको देते हैं हम लोग? अपने फार्मर्स को देते हैं ताकि वो क्या करें? एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स को देते हैं ताकि वो इंश्योर कर सके कि फलाना इतना जो है प्रोडक्ट आए, इंसेंटिव उनको मिले कि हाँ भैया अगर हम कुछ प्रोडक्ट करेंगे तो उसको इतना लेवल पे तो गवर्नमेंट ही खरीद लेगी, कुछ मिनिमम सपोर्ट प्राइस होगा तो। और ये जो है ये कौन से लॉजिक पे काम करता है? ये अप्रोच है कॉस्ट प्लस अप्रोच। अगला सवाल है, द एक्सपेंसेस लेंडिंग, इसमें एक्सपेंसेस लीडिंग टू इंक्रीमेंट इन प्रोडक्शन कैपेसिटी आर विच टाइप ऑफ एक्सपेंसेस? तो इसे हम कहते हैं प्रोडक्शन में अगर इंक्रीज कराना है तो आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। नहीं, इसको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कैपिटल मार्केट द एब्रेविएशन FPO स्टैंड फॉर, ये होता है फॉलो अप पब्लिक ऑफर। फॉलो अप पब्लिक ऑफर इज द राइट आंसर। द ट्रांसफॉर्मेशन कर्व इज ऑल्सो नोन एज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। डैश रेफर्स टू मनी दैट हैज़ ऑलरेडी बीन स्पेंट एंड विच कैन नॉट बी रिकवर्ड। इसको हम कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, इसको हम कहते हैं संक कॉस्ट। ऑलरेडी खर्च हो गया है, रिकवर नहीं किया जा सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व बाई प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व? आंसर क्या होगा? आंसर होगा इसका बी, सस्टेनेबल कंजम्पशन। What is Gini coefficient? Very important, used for, so it is used to measure income inequalities. Gini coefficient बहुत बार पूछा गया सवाल है, so it is used for the purpose of to measure income inequality. A higher in dash index represent inequality in income distribution. तो अगर हाइयर गिनी इंडेक्स होगा तो इनइक्वालिटी इनकम में बहुत ज़्यादा दिखाएगा। आंसर होगा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? आंसर होगा सनलाइट। द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स इंक्रीज्ड मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ कॉटन to dash per quintal for marketing season 2020-2021. Answer is B, 5,825 per quintal. Which department of government of India declares minimum support price? तो ये डिपार्टमेंट इसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन। आंसर बी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WPI? WPI का फुल फॉर्म होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। आंसर होगा डी। नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, बजट, टैक्सेशन और GDP से क्वेश्चन देखेंगे। विच कंट्री वाज द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स? आंसर होगा फ्रांस। फ्रांस इज द राइट आंसर। GST लागू करने वाला पहला कंट्री था।
if there is a lack of money supply in comparison to supply of goods and services, then the possible consequence would be, ये होगा डिफ्लेशन। अगर सामान बढ़ रहा है, पैसा कम हो रहा है, तो डिफ्लेशन ही होगा। पैसा कम होगा तो लोग डिमांड कम करेंगे, डिमांड कम करेंगे तो जो प्रोडक्शन वाले हैं वो प्राइस कम करेंगे, यानी कि डिफ्लेशन होगा। A sustained rise in a general price level in an economy is called inflation। आंसर होगा इन्फ्लेशन, सी। जनरल राइज होता है, मतलब ऐसा नहीं कि एक ही गुड का दाम बढ़ गया। मान लो चीनी खरीदते हो, खाली चीनी का दाम बढ़ जाएगा तो क्या इन्फ्लेशन हो गया? नहीं, बट जनरल राइज हो रहा है, यानी कि चीनी का भी दाम बढ़ रहा है, नमक का भी, चावल का भी, हर चीज़ का जनरल राइज हो रहा है, तो उसे हम इन्फ्लेशन जरूर कह देंगे। A dash occurs when a government total expenditure exceeds the revenue that is generated excluding money from borrowing। इसे हम कहते हैं डी, फिस्कल डिफिसिट। फिस्कल डिफिसिट इज द राइट आंसर। ए सिचुएशन वेयर द एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट एक्सीड्स इट्स रेवेन्यू, तो इसे हम कहते हैं, अगर मान लीजिए आय से ज़्यादा खर्च कर रही है, तो इसे हम कहते हैं, क्या कहेंगे, बजट डिफिसिट। आंसर होगा सी। ए सब्सटांशियल इंक्रीज इन कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर एक ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जहाँ पे आप ऐसे जगह इन्वेस्ट करते हो जिससे कि आपके प्रोडक्शन में फ़ायदा हो। और देखिए, ए सब्सटांशियल इंक्रीज इन कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू डिफिसिट लीड्स टू क्या होता है? आंसर होगा फिस्कल डिफिसिट। फिस्कल डिफिसिट। व्हेन द डिफिसिट इज हाई व्हाट हैपन्स टू प्राइसेस। प्राइसेस का जो है दाम बढ़ता है, प्राइसेस बढ़ते हैं। देखिए कैसे बढ़ते हैं, मैं बताता हूँ। व्हेन द डिफिसिट इज हाई देन मेनली गवर्नमेंट बोरो फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सेल इट्स प्रॉपर्टी। तभी तो ये डिफिसिट कर रहे हैं, डिफिसिट करके, या फिर नया जो है नोट प्रिंट कर रहा है, तो ऑब्वियसली नया पैसा आएगा मार्केट में, तो इन्फ्लेशन तो होगा ही। व्हाट इज द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी फॉर्म? तो इसका आंसर होगा इंक्रीज इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GSTIN? तो GSTIN का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। आंसर होगा बी। इन विच ईयर वाज द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट इन इंडिया प्रोमलगेटेड? आंसर होगा 1963। 1963। नेम द नोबेल प्राइज विनिंग अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हुज रिपोर्ट टू द US Congress titled National Income 1929-35 paved the way for calculation of GDP as ultimate measure of the country's overall welfare। आंसर होगा सी, साइमन कुजनेट्स। साइमन कुजनेट्स। Which one of the following brings out an annual publication titled National Account Statistics containing gross domestic product, fixed capital formation and other macroeconomic aggregates? तो ये CSO जारी करता है। आंसर होगा बी, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। Dash is the final value of the finished goods and services produced within a country border in a specific time period, तो इसे हम GDP कहते हैं। आंसर होगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। विदिन अगर कंट्री के लिमिट में ही हो रहा है, कंट्री के बाउंड्री में ही हो रहा है, तो GDP कहते हैं। अगर बियॉन्ड हो रहा है तो GNP कहते हैं। उसमें अगर आप रिमिटेंसेस भी मिला दो, जो बाहर से लोग कमा के भेजते हैं उसको भी, तो GNP हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर स्टेट टैक्सेस इन इंडिया? तो स्टेट का जो मेजर टैक्स है वो होता है स्टाम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन। स्टाम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन GST काउंसिल? GST काउंसिल में टोटल 33 मेंबर्स होते हैं। GST काउंसिल में टोटल 33 होते हैं, जिसमें 2 मेंबर होते हैं सेंटर के और 31 मेंबर होते हैं स्टेट के, और 3 यूनियन टेरिटरी के होते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फिस्कल डिफिसिट? फिस्कल डिफिसिट का मतलब होता है कि आप जो है, आपका डिफरेंस आ रहा है बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंडिचर, उसे हम फिस्कल डिफिसिट कहते हैं।
फिजिकल डिफिसिट का फॉर्मूला देख लो, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट दैट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग. फिजिकल पॉलिसी इज फॉर्मुलेटेड बाय डैश इन इंडिया. आंसर फाइनेंस मिनिस्ट्री इन इंडिया. फिजिकल डिफिसिट जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री फॉर्मुलेट करती है. जीएसटी काउंसिल इज हेडेड बाय, इट इज हेडेड बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर. जीएसटी इज नॉट अप्लीकेबल ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स एंड सर्विसेज. आंसर होगा अल्कोहल पे जीएसटी नहीं लगता है, बाकी सभी पे अभी है, जैसे कि ऑटोमोबाइल, सैलून सर्विसेज, रेस्टोरेंट सर्विसेज सभी पे है. व्हाट इज द नेशनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. आंसर होगा जीडीपी जो है वो क्या है. जीडीपी जो है, जीडीपी इज द ये तो नहीं होगा, क्रिप्टो करेंसी से संबंधित नहीं है. जीडीपी इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग बेस ईयर एज डिटर्मिनेंट. जीडीपी इज कैलकुलेटेड करंट मार्केट प्राइस. सही आंसर होगा इसका सी, जीडीपी दैट इज कैलकुलेटेड एट द करंट मार्केट प्राइस. इन विच ईयर द फर्स्ट जेंडर बजट स्टेटमेंट अपीयर्ड इन यूनियन बजट ऑफ इंडिया. इसका आंसर होगा 2005-06 में पहली बार ऐसा हुआ था कि जेंडर बजटिंग की गई थी. द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ एन इकोनॉमी कैनॉट बी मोबिलाइज्ड इन्फ्लेशन. Dash is a type of direct tax which is levied at the time of sale purchase of security through the Indian Stock Exchange. तो इसको STT बोलते हैं, स्टाम्प एंड सिक्योरिटी टैक्स बोलते हैं. आंसर होगा सी. आपने ट्रेडिंग किया होगा तो कभी आपने देखा होगा STT लगता है, शेयर मार्केट. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज इनकरेक्ट. तो GST से इनकरेक्ट क्या है. इट हैज़ नो कंप्लायंस कॉस्ट, ये गलत है. इट हैज़ कंप्लायंस कॉस्ट, तो आंसर हमारा ए ही हो जाएगा. विच एमंग द फॉलोइंग इनडायरेक्ट टैक्सेस इज चार्ज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. आंसर होगा सर्विस टैक्स. सर्विस टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स है जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करती है. आंसर होगा ए. अगला सवाल देखते हैं. करेंट अकाउंट ऑफ बैलेंस पेमेंट्स डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग. आंसर क्या होगा इसका. आंसर होगा ए, इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट इज द राइट आंसर. करेंट अकाउंट में इन्वेस्टमेंट नहीं होता है. सो करेंट अकाउंट आर ट्रेड इन गुड्स दैट इज विजिबल बैलेंस, ट्रेड इन सर्विसेज दैट इज इनविजिबल बैलेंस. ठीक है, आगे बढ़ेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस इज ट्रू. तो GNP इज इक्वल टू GDP इंटू नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड. गलत है. सही आंसर होगा GNP होता है GDP प्लस नेट फैक्टर्स इनकम फ्रॉम अब्रोड. इसको मिला दिया जाए तो GNP बनता है. मतलब हमारे देश के अंदर जितनी मैन्युफैक्चरिंग हुई है प्लस बाहर जो लोग काम कर रहे हैं उनका जो पैसा आ रहा है, उन दोनों को मिला दिया जाए तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकल जाता है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू रिगार्डिंग डिसइन्फ्लेशन. डिसइन्फ्लेशन से रिलेटेड ट्रू है. ए डिक्रीज इन रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन ए स्पेसिफिक पीरियड इज कॉल्ड डिसइन्फ्लेशन. आंसर होगा सी. नेक्स्ट देखते हैं. विच एमंग द फॉलोइंग रिगार्डिंग GST इज करेक्ट. GST नेटवर्क वॉज फॉर्म्ड अंडर कंपनीज एक्ट. द 100th अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस्ड. 100 नहीं था, 101वां था, तो ये भी गलत है. पहला ही सही है, यानी कि GST नेटवर्क वाज फॉर्म्ड अंडर द कंपनीज एक्ट. आंसर होगा ए हमारा सही है, बाकी सब गलत है. विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी क्लासिफाइड एज पिगोवियन टैक्स. आंसर होगा कार्बन टैक्स. कार्बन टैक्स को हम पिगोवियन टैक्स भी कहते हैं. Who among the following publishes इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया. तो ये जो सर्वे है ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा जारी किया जाता है. जो हमारे इकोनॉमिक एडवाइज़र होते हैं, चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, वही है उसको पब्लिश करते हैं. द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी कैन बी कैलकुलेटेड बाई 3 मेथड्स. दैट इज कौन कौन सा मेथड है. इनकम मेथड हो सकता है, एक्सपेंडिचर मेथड हो सकता है, और एक और मेथड होता है उसको कहते हैं प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड मेथड. आंसर होगा बी. ए सिचुएशन वेयर द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट एक्सीड्स इट्स रेवेन्यू. तो इसे हम कहते हैं डिफिसिट फाइनेंसिंग. आंसर होगा सी.
व्हाट डज जीएनपी स्टैंड फॉर? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इसका होगा आंसर होगा सी, जीएनपी। अंडर विच अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इम्पोज्ड? तो 101वां अमेंडमेंट के तहत इसको इम्पोज किया गया था, आंसर होगा ए। जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच अमेंडमेंट एक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? 101वां अमेंडमेंट, आंसर होगा सी। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी हैज़ द हाइएस्ट शेयर इन इंडिया जीडीपी? तो हमारा सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है 55.3%, आंसर होगा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस नेट नेशनल इनकम? तो नेट नेशनल इनकम जीएनपी ग्रॉस नेशनल इनकम में से डिप्रेसिएशन हटा दोगे तो आपको मिलेगा नेट नेशनल इनकम, आंसर होगा डी। Who among the following is responsible for preparation of national income estimates in India? तो ये करते हैं CSO, आंसर होगा ए, CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स वाज इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट वाइड डैश कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? तो ये होगा 101वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाके किया गया था। द जीएसटी काउंसिल इज हेडेड बाय, it was headed by Union Finance Minister. Tax reforms are concerned with the reforms in the government's taxation and public expenditure policies, which are collectively known as answer होगा fiscal policy, answer होगा B, fiscal policy. As per the recommendations of the National Statistical Commission, the base year of GDP series is in India was revised from 2004-5 to which base year? Answer 2011-12, आंसर होगा ए। रोनाल्ड रीगन the 40th president of US signed the largest tax cut in the history of their country in 1981. Which economic theories was this policy centered around? आंसर होगा इसका ए, लेफर कर्व। The difference between revenue receipt plus non-debt capital receipt are total expenditure, and total expenditure is called, आंसर होगा इसका fiscal deficit. India's average experimental growth rate, that is rate population exponential growth rate, population की बात की जा रही है, for the period 2001 to 2011 was dash % per annum? तो ये था 1.4% per annum. इन विच ईयर वाज द वैल्यू एडेड टैक्स इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? तो ये किया गया था 2005 में इंट्रोड्यूस किया गया था वैल्यू एडेड टैक्स को, जिसे वैट कहते हैं इंडिया में, 2005 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इन विच ईयर डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस वैल्यू एडेड टैक्स एज एन इनडायरेक्ट टैक्स टैक्सेशन सिस्टम टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग जनरल सेल्स टैक्स? तो ये 2005 में हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स डज नॉट डायरेक्टली अफेक्ट द करेंट अकाउंट बैलेंस ऑफ इंडिया? तो इसमें आंसर होगा नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड, फॉरेन एड, ट्रेड गैप, रेवेन्यू इनकम। आंसर क्या होगा? आंसर होगा इसका डी, रेवेन्यू इनकम। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट? तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट वैसा प्रोडक्ट होता है जिसमें जीडीपी में से अगर आप डिप्रिशिएशन घटा दोगे तो आपको मिल जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, आंसर होगा डी। विच एमंग द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? आंसर होगा सेल्स ऑफ फाइनल गुड्स। द यूनियन बजट 2020-21 इंक्रीज्ड डिपॉजिट इंश्योरेंस कवरेज फ्रॉम बैंक डिपॉजिट रुपीज इतना पर डिपॉजिटर? आंसर होगा 5 लाख, आंसर होगा 5 लाख। अब हम मनी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया? एग्जिम बैंक जिसे कहते हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक। तो इसमें क्या सही नहीं है पूछा है, तो इसका आंसर होगा इट वाज इस्टेब्लिश इन 2014। ये बिल्कुल ही गलत है, ये 1982 में इस्टेब्लिश हुआ था, तो ये तो गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स इज नॉट अ पब्लिक सेक्टर बैंक? तो आंसर होगा इंडसइंड बैंक जो है ये एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है, बाकी सब पब्लिक सेक्टर है।
द करेंसी प्रिंटिंग प्रेस ऑफ इंडिया इज नॉट लोकेटेड इन, बहुत जगह लोकेटेड है बट कोची में लोकेटेड नहीं है। देवास में भी है ये, मैसूर में भी है, सालबोनी में भी है, कोची में नहीं है। देवास जो है मध्य प्रदेश में है ना, और मैसूर कर्नाटक में, सालबोनी जो है वेस्ट बंगाल में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेशनलाइज्ड बैंक, तो नेशनलाइज्ड बैंक कौन सा नहीं है, आंसर होगा साउथ इंडियन बैंक इज नॉट अ नेशनलाइज्ड बैंक, ये एक प्राइवेट सेक्टर का बैंक है। द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट वॉज पास्ड इन, ये 1949 में पास हुआ था और इसी के तहत पूरा रेगुलेशन होता है बैंकिंग का हमारा। द इंटरेस्ट रेट changed by banks on short term to their largest, most secure and most credit worthy consumer is, क्या बोलते हैं इसको, प्राइम लेंडिंग रेट बोलते हैं इसको, PLR, प्राइम लेंडिंग रेट बोलते हैं। कैश रिजर्व रेशियो इज कैलकुलेटेड एज परसेंटेज ऑफ ईच बैंक्स NDTL यानी कि नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी, आंसर होगा बी इसका आंसर होगा CRR। इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि किसी बैंक के पास टोटल 100 रुपये का डिपॉजिट है। बैंक कैसे काम करती है, एक बैंक होता है ना, उसमें लोग कुछ होते हैं जो पैसा जमा करते हैं, और बैंक क्या करती है, इसी पैसे को, मान लो 100 रुपये लोगों ने डिपॉजिट किया, इसी पैसे को बैंक जो है कुछ अदर लोग जो कि वेट कर रहे होते हैं कि लोन मिल जाए, उनको दे देती है। और इनको जो है ये 100 रुपये पे कुछ 4-5% का इंटरेस्ट देती है, और यहाँ जो 100 रुपये देती है लोगों को, उसमें से ये 10% 12% का कमाती है इंटरेस्ट, और इसी का गैप जो होता है बैंकों का अर्निंग होता है। लेकिन नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज एक ऐसी लाइबिलिटी है कि जिसे मान लीजिए कि 100 रुपये जमा किया था कुछ लोगों ने, यहाँ खड़े हैं लोग, ये लोगों ने 100 रुपये जमा किया था, तो ये 100 रुपये जमा किया है तो कभी भी तो मांग सकते हैं। नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी है, ये टाइम लाइबिलिटी है ये बैंकों के लिए। तो इसके लिए क्या करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलता है भैया अगर आपके पास 100 रुपये है ना, तो आप एक काम करो, मेरे पास 4 रुपये जमा कर दो, CRR। ये 4% हो सकता है, 3 पॉइंट कुछ परसेंट भी CRR होता है। करेंट CRR क्या है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो उतना पैसा RBI अपने पास जमा कर लेती है कैश के रूप में, और यही CRR होता है कि भैया मान लो 10 लोगों ने 100 रुपये जमा किया है, और एक ने बोला कि भैया 100 रुपये मैंने 10 रुपये जमा किया था, मुझे 4 ही रुपये दे दो। तो एटलीस्ट उतना तो पैसा होना चाहिए बैंकों के पास, जो कि RBI के पास रखा होना चाहिए, ताकि अचानक जरूरत पड़े तो दिया जा सके। बैंक फेल्योर से बचाने के लिए सब किया जाता है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द बैंकिंग सेक्टर ऑफ इंडिया, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IMPS का फुल फॉर्म होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, आंसर होगा D, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रेफर टू द रनिंग डाउन और पेमेंट ऑफ ए लोन इन इंस्टॉलमेंट, तो इसका आंसर होगा एमोर्टाइजेशन इसका आंसर होगा। सो एमोर्टाइजेशन इन बिजनेस, एमोर्टाइजेशन रेफर टू spreading payments over multiple periods. The term is used for two separate processes, that is amortization of losol and amortization of assets. Which of the following banks was authorized to issue electoral bond, तो इसमें से जो है उसको ऑथराइज किया गया वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। In which year was the State Financial Corporation Act passed? The act provides for the establishment of a state financial corporation, answer 1951, answer is 1951. Which committee was appointed to give a detailed report on non-performing assets of public sector bank? तो ये कमिटी का नाम था पन्नीर सेल्वम कमिटी, आंसर होगा C. Which one of the following is a monetary principle stating that bad money derives out good? ये है इसका आंसर होगा ग्रेसम्स लॉ। Which one of the following is defined as the proportion of highly liquid assets held by financial institutions to ensure their ongoing ability to meet short-term obligation, आंसर होगा इसका A, liquidity coverage ratio. The responsibility of regulating and supervising primary, that is urban cooperative banks, which are popularly known as urban cooperative banks, is vested with which one of the following? आंसर होगा B, ए डिपार्टमेंट B होगा इसका आंसर, द अर्बन बैंक्स डिपार्टमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन विच कॉमर्शियल बैंक्स बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई टू मीट देयर शॉर्ट टर्म क्रेडिट नीड्स इज नोन एज, इसे हम कहते हैं रेपो रेट, बैंक रेट। आंसर होगा बैंक रेट। ठीक है, बैंक रेट इसका आंसर होगा। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया व्हाट डज आईएफएससी स्टैंड फॉर। आईएफएससी एक कोड होता है जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन फाइनेंशियल सर्विसेज सिस्टम कोड। आंसर होगा इसका सी इसका सही आंसर होगा। विथ रेफरेंस टू बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया व्हाट डज एनईएफटी स्टैंड फॉर। एनईएफटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फाइनेंस फंड ट्रांजेक्शन। आंसर होगा डी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांजेक्शन ट्रांसफर। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ आरटीजीएस। आरटीजीएस का होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आंसर होगा ए। आरबीआई डज नॉट ट्रांसफर ओलैक्ट द बिजनेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट। तो आंसर होगा इसका बी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर इज द राइट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो नॉट पूछा है तो रघुराम राजन भी रहे हैं और उर्जित पटेल भी रहे हैं और मनमोहन सिंह भी रहे हैं। तो सही आंसर होगा सुनील अरोड़ा नहीं रहे। सुनील अरोड़ा चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर ऑन डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड पे टोटल 16 डिजिट होते हैं, 16 डिजिट। इन इंडिया मॉनिटरी पॉलिसी इज फॉर्म्ड बाय आरबीआई। मॉनिटरी पॉलिसी जो है आरबीआई बनाता है। आंसर होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रानी की वाव, ये देखो कौन सा सवाल ला दिया इसमें। रानी की वाव अच्छा सवाल है। मोटिव इज प्रेजेंट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग करेंसी नोट। आंसर होगा 100 रुपये का नोट पे रानी की वाव है। ये गुजरात का एक हेरिटेज साइट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्किंग कैपिटल। तो मनी जो है एक वर्किंग कैपिटल माना जाता है। इंडियाज़ फॉरेन रिजर्व डज नॉट कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमारा जो रिजर्व फॉरेन रिजर्व है उसमें कार्बन बॉन्ड नहीं आता है। कार्बन बॉन्ड इज द राइट आंसर। विच ऑफ देम इज नॉट अ नेशनलिस्ट बैंक। नॉट अ नेशनलिस्ट बैंक। आंसर होगा बंधन बैंक। बंधन बैंक इज नॉट अ नेशनलिस्ट बैंक। इट इज़ ए एनबीएफसी, बाद में बैंक बन गया था। हु इज़ द फाउंडर ऑफ इंडियन ओवरसीज बैंक। तो आंसर होगा इसका एम चिदम्बरम चित्तियार। हु डिसाइड्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो एंड बैंक रेट। ये सब डिसाइड किया जाता है आरबीआई के द्वारा, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। विच सेंट्रल एजेंसी इशू करेंसी नोट ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ही किया जाता है। आंसर होगा सी। विच इंडेक्स इज यूज्ड बाय आरबीआई टू डिसाइड रेपो रेट एंड मेजर इन्फ्लेशन। तो ये है WPI, दैट इज होलसेल प्राइस इंडेक्स। हु एक्ट्स एज ए बैंकर टू इंडियन गवर्नमेंट। तो बैंकर टू इंडियन गवर्नमेंट होते हैं हमारे आरबीआई साहब, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। Which department is the nodal department for overseeing the public financial management system in the central government of India? So the answer will be A, Department of Expenditure is the right answer. Which of the following monetary policy tools is used by RBI to control inflation? तो ये यूज़ करते हैं रेपो रेट। रेपो रेट यूज़ करते हैं ताकि इन्फ्लेशन को, महंगाई को कंट्रोल किया जा सके। इफ़ आरबीआई इंक्रीजेज रेपो रेट देन व्हाट मे बी द इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी। तो समझते हैं कैसे। रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट एक ऐसा रेट है जिसपे बैंक जो है छोटे समय के लिए, काफ़ी लघु अवधि के लिए आरबीआई से पैसा लेती हैं। ठीक है, आरबीआई कहता है कि आपको बैंक है, मान लो कोई, आप एक बैंक ए हो, और आरबीआई कहेगा ठीक है बैंक ए आपको पैसा चाहिए तो पैसा ले लो मेरे से, लेकिन मुझे इंटरेस्ट चाहिए, और वो इंटरेस्ट होता है रेपो रेट। ठीक है, तो आरबीआई अगर रेपो रेट को इंक्रीज़ करेगी तो बैंक जो है आरबीआई से पैसा नहीं लेंगे। अगर बैंक पैसा नहीं लेंगे आरबीआई से, कतराएंगे लेने से, तो क्या होगा, बैंकों के पास पैसा कम होगा,
पैसा कम होगा तो क्या होगा, इन्फ्लेशन गिरेगा। आंसर होगा ए, इन्फ्लेशन विल रिड्यूस। ठीक है। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन इंडियन मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी? टोटल इसमें 6 मेंबर होते हैं। इंडियन मॉनेटरी पॉलिसी में 6 मेंबर होते हैं। इन द ओल्डर मॉनेटरी सिस्टम ऑफ इंडिया 1 आना यूज टू बी व्हाट पार्ट ऑफ 1 रुपी? तो 1 आना जो है 16th पार्ट ऑफ 1 रुपी था। आंसर होगा ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेशनलाइज्ड बैंक इन इंडिया? आंसर होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज ए नेशनलाइज्ड बैंक इन इंडिया। द परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स दैट बैंक मस्ट कीप एज कैश रिजर्व विद इटसेल्फ इज नोन एज कैश रिजर्व रेशियो। आंसर होगा डी। ऑन विच रेट डज आरबीआई प्रोवाइड लोशोल टू द कमर्शियल बैंक? तो ये हम कहते हैं, देखो दोनों रेट, रेपो रेट पे भी होता है, बैंक रेट पे भी होता है, बट लॉन्ग टर्म के लिए जो रेट होता है उसे हम बैंक रेट कहते हैं। तो आंसर होगा बैंक रेट। थोड़ा मतलब लॉन्ग टर्म मतलब ऐसा नहीं है कि वो एकदम से 10 साल के लिए, एक शॉर्ट टर्म ही होगा, लेकिन वैसा नहीं होगा कि 1 घंटे के लिए ले लिया, 2 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए ले लिया, इस टाइप का नहीं होगा, थोड़ा शॉर्ट पीरियड के लिए होगा। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज नॉट करेक्ट अबाउट पेमेंट बैंक? तो पेमेंट बैंक से करेक्ट नहीं है सी, क्रेडिट कार्ड्स इशू नहीं कर सकता है पेमेंट बैंक। डेबिट कार्ड इशू कर सकता है बट क्रेडिट कार्ड नहीं कर सकता है। और डेबिट कार्ड में भी कुछ लिमिट्स सेट करके रखता है, जैसे 1 लाख जो है वो मैक्स है। हु इज द चेयरमैन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी? तो चेयरमैन होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के गवर्नर साहब। गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द चेयरमैन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज वैलिड करेंसी? तो गोल्ड, डिमांड ड्राफ्ट करेंसी, क्वाइन। वैलिड करेंसी जो है गोल्ड नहीं है, गोल्ड एक वैलिड करेंसी नहीं है। विच सेंट्रल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया मॉनिटर्स एंड रेगुलेट्स एग्रीकल्चरल क्रेडिट? तो ये नाबार्ड करता है। नाबार्ड का फुल फॉर्म ही होता है नेशनल बोर्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट। ठीक है, नेशनल बोर्ड फॉर एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट होता है। तो यही जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्रेडिट वगैरह को कंट्रोल करता है। अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1934 द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1935 विद द कैपिटल ऑफ रुपीज़। आंसर होगा रुपीज़ 5 करोड़। यस, 5 करोड़। एक्चुअली ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब लगा मुझे, यहाँ पे अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट नहीं होगा, अंडर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 होना चाहिए। द रिजर्व बैंक वाज इस्टेब्लिश इन 1935। यहाँ पे देखो लिखा भी है, अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 आरबीआई वाज इस्टेब्लिश विद द कैपिटल ऑफ 5 करोड़। विच सेंट्रल एजेंसी मैनेजेस द पब्लिक डेप्ट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट? आंसर होगा आरबीआई। आरबीआई बैंकों का बैंक, गवर्नमेंट का बैंक, ये सब आरबीआई ही है। विच सेंट्रल एजेंसी रेगुलेट्स एंड मॉनिटर द हाउसिंग सेक्टर इन इंडिया? तो इसे करता है रेरा। रेरा होता है रियल एस्टेट रेगुलेटिंग अथॉरिटी, और इसे बनाया गया था 2016 में। यही रेगुलेट कर रहा है अभी हाउसिंग से रिलेटेड चीज़ों को। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज इज प्राइमरली कंसर्न विद द मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम? आंसर होगा फैटेफ। फैटेफ को बोलते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये आपने देखा होगा ना, कि सुना होगा फैटेफ ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया। तो ये क्या होता है, ये प्राइमरली कंसर्न है मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम, जहाँ पे ये देखता है कि मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं हो रही है ग्लोबल लेवल पे, कोई कंट्री इलीगल एक्टिविटीज़ तो नहीं कर रही है पैसों से लेकर। तो ये सब चीज़ें करता है, ये वॉचडॉग टाइप काम करता है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एनपीसीआई? विच इज़ एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑल डिटेल पेमेंट सिस्टम इन इंडिया। आप जितने भी पेमेंट करते हो ना, जैसे ऑनलाइन जो भी पेमेंट करते हो, कार्ड से, डेबिट कार्ड से, कहीं से भी पेमेंट करते हो, वो सब एनपीसीआई ही रेगुलेट करता है। अगला सवाल है, व्हाट इज़ द मिनिमम अमाउंट विच कैन बी रिमिटेड थ्रू रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट? तो इसका आंसर होगा, जो मिनिमम अमाउंट है वो 2 लाख है। इससे नीचे आप नहीं जा सकते अगर आपको आरटीजीएस करना है तो। आरटीजीएस में थोड़ा सा एक। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस डज नॉट रेगुलेट कैपिटल मार्केट इन इंडिया?
तो सेबी तो करता ही है और आरबीआई भी करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी करता है, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा इरडा। इरडा जो है इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी है, तो ये नहीं करता है। इन विच ईयर वाज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश, तो इसको 1935 में 1934 में एक एक्ट लाया गया था और फाइनली इसे 1935 में इस्टेब्लिश कर लिया गया था। विच ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस फिक्सेस रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट इन इंडिया, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, ये आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेशनलाइज्ड बैंक, नॉट पूछा है, तो नेशनलाइज्ड बैंक जो है कौन सा नहीं है, तो आंसर होगा इसका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक नेशनलाइज्ड बैंक नहीं है, ये एक पब्लिक सेक्टर बैंक है। इफ द इन्फ्लेशन इन एन इकोनॉमी इज राइजिंग स्टीडली द सेंट्रल बैंक माइट डैश, अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा, रिवर्स रेपो को बढ़ा देगा, सॉरी रेपो रेट को बढ़ा देगा, इंक्रीज कर देगा, आंसर होगा डी। मैंने अभी बताया भी था आपको कॉन्सेप्ट के थ्रू। मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या होता है, मर्चेंट डिस्काउंट रेट एक ऐसा रेट होता है जहाँ पे इट इज़ द रेट चार्ज्ड टू मर्चेंट फॉर पेमेंट प्रोसेसिंग सिस्टम सर्विसेज ऑन डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन। Which of the following acts was amended to provide a statutory basis for implementation of the flexible inflation targeting framework? तो ये लाया गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 लाया गया था इसके लिए। Which among the following financial institutions was nationalized in 1949? तो ये है आरबीआई को 1949 में नेशनलाइज कर लिया गया था। Which of the following is the apex banking institution of India that regulates monetary policy? आंसर होगा RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। Which of the following banks prints currency notes in India? तो ये भी RBI ही करता है, आंसर होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके फंक्शंस हैं ये सब। Who among the following formulates monetary policy in India? आंसर सेम, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। Reserve Bank of India, which acts as a banker to central government, was established on 1st April 1935. Answer A. Which section of RBI Act empowers central government to supersede the RBI board and issue directions considered to be necessary in public interest to RBI after consulting the Governor of India? ये काफ़ी कॉन्ट्राडिक्टरी एक सेक्शन है, सेक्शन 7 है ये, आंसर होगा बी। The Coinage Act 2011 allows issue of coins up to the denomination of dash rupees in India. तो Coinage Act के हिसाब से अप टू रुपीज़ 1000 तक का कॉइन इशू किया जा सकता है। iPrint 21 is a fintech hackathon series launched by IFSCA, that is International Financial Services Center Authority. वेयर इज़ द कॉरपोरेट ऑफिस ऑफ RBL बैंक लोकेटेड, तो ये लोकेटेड है मुंबई में। कॉरपोरेट बैंक ऑफिस जो है RBL बैंक का वो मुंबई में लोकेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वन ऑफ द 3 डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स, तो 3 में आपका SBI एक आता है, एक है HDFC और दूसरा है ICICI। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। What do you call the amount of monetary or other returns either earned or unearned accruing over a period of time? आंसर होगा इनकम। इनकम इज द राइट आंसर। Dash is an alphanumeric code that uniquely identifies a bank branch participating in NEFT system. Answer is IFSC. IFSC is the right answer. Which of the following hills is situated in Assam? तो ये तो एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, आंसर है कर्बी आंगलोंग हिल्स। खैर कोई नहीं, आ जाता है कई बार बीच में इधर उधर से। What happens to Indian exports when Indian rupees devalued? तो सोचिए, पहले डीवैल्यू का मतलब होता है कि मान लीजिए कि आपकी करेंसी एक जो है $1 में 80 रुपये थी,
अब डिवैल्यू हो गई, यानी कि एक में ये 85 के वैल्यू की हो गई। मतलब करेंसी डिवैल्यू हुई है। मजबूत होता है रुपया जब रुपया कम होता है, प्राइस उसका डॉलर के अपेक्षा में कम हो। तो इस केस में इसका डिवैल्यूएशन हुआ है। तो अब क्या है, किसी को अगर खरीदना है भारत से, तो वो $1 दे के 85 रुपये का माल खरीद सकता है। पहले जो $1 दे के 80 रुपये का खरीद सकता था, वो 85 रुपये का $1 में खरीद सकता है। यानी कि एक्सपोर्ट हमारा जो है, एक्सपोर्ट जो है चीप हो जाएगा। आंसर होगा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज प्राइमरी मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटिंग मॉनिटरी पॉलिसी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? आंसर होगा इसका रेपो रेट। रेपो रेट। Ministry of Finance introduced a new form called Form 26AS। ये एक्चुअली टैक्स पेयर्स के लिए एक फॉर्म होता है जहाँ पे आप अपनी इनकम वगैरह को देख सकते हो, उसमें पूरा डेटा रहता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल पॉलिसी इज बेस्ड फंडामेंटली ऑन द आइडियाज ऑफ जॉन मेनार्ड केन्स। आंसर होगा सी। The legal provisions governing the management of foreign exchange reserves are laid down in Reserve Bank of India Act 1934. Answer D. What is meaning of term collateral? Collateral in context of banking system. कोलेट्रल क्या होता है? आपको लोन लेना है तो कुछ आप उसके बदले गिरवी रखोगे, वही कोलेट्रल होता है। तो कोलेट्रल जो होता है, एक कोलेट्रल जो है is an asset that a borrower owns and uses this as a guarantee to lender। ठीक है, मान लो मेरे पास घर है तो घर को मैं गिरवी रख दूंगा, कोलेट्रल कर दूंगा, ठीक है, और मैं लोन ले लूंगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिबरलाइज द लाइसेंसिंग पॉलिसी फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक? तो ये लिबरलाइज किया गया था किस साल में? ये किया गया था 1993 में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेटअप मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी? ये किया गया था 2016 में। एमपीसी कमिटी, इसके मेंबर्स होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डिफिनीशन ऑफ ए बैंक रेट? सो बैंक रेट इज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल बाय कॉमर्शियल बैंक टू आरबीआई। आंसर होगा ए। इट इज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल बाय कॉमर्शियल बैंक्स टू आरबीआई। The mutual funds industry in India is regulated by which of the following organization? इसे सेबी और आरबीआई रेगुलेट करती है। आंसर होगा बी, सेबी और आरबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल लाइबिलिटी ऑफ मॉनिटरी अथॉरिटी ऑफ कंट्री रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज कॉल्ड? क्या कहते हैं इसे? हम कहते हैं, इसे हम कहते हैं हाई पावर्ड मनी। इसे हम कहते हैं हाई पावर्ड मनी। आंसर डी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज इनकरेक्ट? तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे सी, यानी कि इन 1929 द हिल्टन यंग कमीशन वाज रिकमेंडेड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए सेंट्रल बैंक टू बी कॉल्ड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एक इनकरेक्ट है ऑप्शन, बिकॉज 1926 में ये हुआ था, 1929 में नहीं हुआ था। द डैश वॉज नेशनलाइज इन 1949। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज कर दिया गया था 1949 में। टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी डू बसेल 3 नॉर्म बिलोंग्स? तो बसेल 3 बिलोंग करता है, बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी? पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी इसमें से एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस नहीं है। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस नहीं है। द क्लीन नोट पॉलिसी वॉज अनाउंस्ड बाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन द ईयर? ये 1999 में किया था इसको। What is the minimum amount which can be remitted through real time gross settlement? तो इसका आंसर होगा 2000। आंसर होगा 2000।
A paper instructing the bank to pay a specific amount from a person's account to another person in whose name it has been issued is known as, इसे कहते हैं हम चेक कहते हैं. Which of the following is a comprehensive and in-depth analysis of country's financial sector done jointly by the World Bank and IMF in developing and emerging market country? आंसर होगा इसका फाइनेंशियल सेक्टर assessment मैनेज प्रोग्राम. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू पूछा है. आंसर होगा इसका फिजिकल पॉलिसी डील्स विद द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट. दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. फिजिकल पॉलिसी डील्स विद द टैक्सेशन एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड इज ऑफन एडमिनिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. इन विच ईयर वॉज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश? 1935 में ये किया गया था. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया व्हाट द जी स्टैंड इन आरटीजीएस? आंसर होगा ग्रॉस होगा आंसर सी. रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट बोलते हैं इसको. इन विच ईयर वॉज द सिक्योरिटी एपेलेट ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश इन इंडिया? तो सिक्योरिटी एपेलेट ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश हुआ था 1992 में. आंसर होगा बी. द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड नॉमिनेटेड फॉर ए पीरियड ऑफ डैश ईयर. आंसर होगा 4 years. इन विच ईयर वॉज द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्रिएटेड फॉलोइंग द पासेज ऑफ इम्पेरियल बैंक ऑफ इंडिया इनटू स्टेट ओनरशिप? आंसर होगा 1955. With which of the following functions of bank would you associate the term collateral? Collateral हम associate करते हैं accepting deposit नहीं, लोन से रिलेटेड यूज़ करते हैं हम इसको. ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस. आंसर होगा डी. व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सिडबी? तो सिडबी का फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया. आंसर होगा डी. Which of the following helps borrowers to overcome the problem of lack of collateral? तो ये होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप. आंसर इज बी सेल्फ हेल्प ग्रुप. Which of the following is not an instrument of monetary policy of Reserve Bank of India? तो रेपो रेट है, जीएसटी नहीं है. आंसर होगा जीएसटी. सी सही आंसर होगा इसका. The Reserve Bank of India also acted as central bank for dash till April 1947. बर्मा के लिए ये सेंट्रल बैंक का काम किया था. बर्मा उसके बाद आज़ाद हो गया था. इन विच ईयर वॉज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक इस्टेब्लिश? तो ये 1982 में हुआ था. आंसर होगा सी. इन विच ईयर वॉज द नाबार्ड इस्टेब्लिश? सेम सवाल होगा. आंसर 1982. विच एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम डू बसेल नॉर्म फोकस ऑन? तो ये बैंकिंग एस्पेक्ट को फोकस करता है. टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड द एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक्स ऑफ इंडिया एक्सटेंड $250 million लाइन ऑफ क्रेडिट फॉर इम्प्रूविंग पावर सप्लाई क्वालिटी इन द कंट्री? तो इसका आंसर होगा बी मोजाम्बिक इसका सही आंसर होगा. द फिजिकल पॉलिसी हेल्प्स द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री टू कंट्रोल फ्लो ऑफ आंसर होगा टैक्स रेवेन्यू. आंसर होगा डी. इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज्ड? 1949 में नेशनलाइज किया गया था इसको. अब हम देखेंगे नवरत्न और महारत्न या फिर पीएसयू कंपनियां जो होती हैं उनसे रिलेटेड. विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग वाज अकॉर्डेड द महारत्न स्टेटस इन February 2013? तो ये भेल को दिया गया था. भेल भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड को. विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज इज ए नवरत्न कंपनी कौन सी है? तो इसमें से तो कोई डाउट ही नहीं, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड एक नवरत्न कंपनी है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी? तो ये है यूनिलीवर. ये इंडिया की नहीं है, ये ब्रिटिश डच मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है HUL. विच ऑफ द फॉलोइंग
इज़ नॉट ए नवरत्न कंपनी। नवरत्न कंपनी कौन सी नहीं है? तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ये नवरत्न कंपनी नहीं है, ये महारत्न कंपनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्टली मैच्ड? तो देख लेते हैं। सी जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया नवरत्न कंपनी नहीं है, ये एक महारत्न कंपनी है, महारत्न कंपनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स डज नॉट हैव महारत्न स्टेटस? तो महारत्न स्टेटस इस सेल को भी है, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड को नहीं है, ये एक नवरत्न कंपनी है। बाकी गेल, सेल, कोल इंडिया ये सब को है। ONGC डैश इज ए सब्सिडरी ऑफ इंडियन पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज ऑयल एंड नेचुरल गैस ऑफ इंडिया। तो ये ONGC विदेश, ONGC विदेश का आंसर होगा डी, एक सब्सिडरी है ONGC का। विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस फॉल्स अंडर स्टेटस महारत्न? तो सेल जो है महारत्न में आता है, आंसर होगा बी। अब देखेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? तो ईरान जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं है। विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस ए ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट? तो ये UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है रिपोर्ट है, ये HDR जारी करता है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट? तो डी इनकरेक्ट है। क्वालिटी एजुकेशन SDG 3 नहीं है, ये जो है SDG 4 है, 3 नहीं है। UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट मेजर्स डेवलपमेंट बाय कंबाइनिंग विच ऑफ द फॉलोइंग 3 इंडिकेटर्स? तो इसमें क्या होता है? हेल्थ होता है, इसमें एजुकेशन होता है, और इसमें आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है। आंसर होगा सी होगा आंसर। विथ रेफरेंस टू यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज SDG 10? SDG 10 कौन सा है? तो इसका आंसर होगा रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी जो है ये SDG 10 का पार्ट है। अब हम देखेंगे गवर्नमेंट स्कीम्स। गवर्नमेंट स्कीम्स में पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज इम्प्लीमेंटेड द मिड डे मील स्कीम? तो ये किया गया था किसके द्वारा? ये किया गया था सी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। ओके, द प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना वाज लॉन्च्ड भाई, ये लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। कब? 2019 में 5 मार्च को। प्रधानमंत्री आवास योजना एम्स एट प्रोवाइडिंग शेल्टर टू एवरीवन बाय 2022 तक का टारगेट लिया गया था, लेकिन अभी तक हो नहीं पाया एक्चुअली ये। द मिशन इंद्रधनुष एन इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एसोसिएटेड विथ इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड है ये। कई सारे टीके दिए जाएंगे इसमें, 9 टीके हैं आई थिंक इसमें, 12 टीके। ओके, द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी मनरेगा एक्ट 2005 एम्स टू प्रोवाइड 100 डे वर्क की बात की जाती है इसमें। आंसर होगा डी, 100 डे वर्क एम्प्लॉयमेंट टू एवरी हाउस होल्ड टू इंश्योर लिवलीहुड सिक्योरिटी इन रूरल एरिया। अब हम इंडियन इकोनॉमी सेंट्रल प्रॉब्लम्स एंड प्लानिंग से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। विच पैनल सेटअप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सजेस्टेड टोटल डी कंट्रोल ऑफ शुगर इंडस्ट्री? तो ये थी रंगराजन पैनल। मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज रिकमेंडेड बाय, ये रिकमेंड किया जाता है CACP, एक बॉडी है जिसे हम कहते हैं कमीशन फॉर एग्रीकल्चर एंड कॉस्ट प्राइसेस। ये डी इसका सही आंसर होगा, यही जो है रिकमेंड करती है MSP। द बेस फाइनेंशियल ईयर फॉर कैलकुलेशन ऑफ ऑल इंडिया इंडेक्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP, इसका बेस ईयर पूछा है, ये होगा 2011-12। पहले 2004-5 था और इसे 17 में बदल दिया गया, 2011-12 कर दिया गया। एज पर मार्क्यूस प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ कंट्री डिपेंड्स ऑन द कंट्रीज आंसर होगा एबिलिटी टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस। आंसर डी। Which theories in economics proposes that countries export what they can most effectively and plentifully produce? ये है हेक्सर ओहलीन मॉडल। ये हेक्सर ओहलीन मॉडल है।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर इंडेक्सिंग डियरनेस अलाउंसेस टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फॉर इंक्रीज इन प्राइसेस इन इंडिया? आंसर होगा इसका बी, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि CPI. A saving fund in which both the employer and employee contribute regularly in interest of the employee is known as, इसे हम कहते हैं प्रोविडेंट फंड. प्रोविडेंट फंड कहते हैं. द मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज डिक्लेयर्ड बाय, ये मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक, द कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर थ्रू CACP के द्वारा किया जाता है. तो आंसर होगा सी. इन हुज गाइडेंस द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया इज प्रिपेयर्ड. तो ये गाइडेंस होता है इसमें चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र का. ठीक है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र के गाइडेंस पे ही जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया है वो प्रिपेयर होता है. आंसर होगा डी. अगला सवाल देखेंगे. हु मेंटेन्स ए बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स इन इंडिया? तो बफर स्टॉक जो है FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है मेंटेन करता है. फॉर हाउ मेनी मैंडेटेड क्रॉप्स मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस अनाउंस्ड बाय गवर्नमेंट? तो टोटल 22 है मैंडेटेड क्रॉप्स, 14 खरीफ और 6 रबी. फॉर विच क्रॉप फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस इज अनाउंस्ड इंस्टीड ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस? आंसर होगा शुगर केन. शुगर केन के लिए MSP नहीं होता है, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस होता है, बिकॉज उसमें थोड़ा प्रॉफिट भी कमाने का लोग सोचते हैं. द पीरियड ऑफ सेकेंड 5-year प्लान इन इंडिया वॉज, इट वॉज 1956 to 1961. The fund into which the proceeds from disinvestment of central public sector enterprises are channelized is known as, so it is known as C, National Investment Fund. Answer C. The minimum support price protects farmers against which of the following? तो ये क्रॉप फेलियर ड्यू टू एक्सेस फॉल इन प्राइसेस ड्यूरिंग बम्पर प्रोडक्शन, ये डी इसका सही आंसर होगा. एक्चुअली क्रॉप फेलियर में नहीं होगा, एक्सेस फॉल इन प्राइसेस हो जाता है कई बार बम्पर प्रोडक्शन की वजह से, उस केस में दाम गिर जाता है काफ़ी ज़्यादा, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए किया गया है. द पीरियड ऑफ 12th 5-year प्लान ये था 12 से 17. आंसर होगा ए, 12 से 17. इसके बाद तो प्लान आया ही नहीं. मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ द एग्रीकल्चरल क्रॉप्स इन इंडिया इज फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस. ऑलरेडी देखा था हमने ये क्वेश्चन. आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. PDS सिस्टम, ये सिस्टम है, इससे रिलेटेड इनकरेक्ट पूछा है. इनकरेक्ट होगा डी, PDS हैज़ बीन अबेंडन्ड इन 2007. ये गलत है. PDS अबेंडन नहीं किया गया था, PDS को अबेंडन नहीं किया गया है, अभी भी चल रहा है. द रालेग कमीशन 1902 में वॉज अपॉइंटेड टू रिकमेंड रिफॉर्म इन ड्रॉट मैनेजमेंट. आंसर होगा नो, एक मिनट, हाँ ड्रॉट मैनेजमेंट ही होना चाहिए. नो, इट इज यूनिवर्सिटी के लिए आया था क्या? ओके, द एजुकेशन सिस्टम के लिए था ये. आंसर होगा ए इसका आंसर होगा. द फर्स्ट 5-year प्लान्स मेन emphasis was to improve condition of agriculture in India. द प्लान बिगेन इन द ईयर, ये 1951 में स्टार्ट हुआ था. 51 से लेकर 56 तक वाला था ये. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस ईयर ऑफ न्यू WPI सीरीज इफेक्टिव फ्रॉम अप्रैल 2017? आंसर होगा 2011-12. डी इसका आंसर होगा. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ colonial इंडिया द हार्टोग कमिटी रिपोर्ट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड? आंसर होगा एजुकेशन से रिलेटेड था ये. प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया बिगैन इन डैश विथ इंसेप्शन ऑफ फर्स्ट 5-year प्लान? बिगैन इन 1951. आंसर होगा ए, 1951. अटल टिंकरिंग लैब्स, ATL बोलते हैं इसको, इज एन इनिशिएटिव बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन? नीति के द्वारा ये किया गया, नीति आयोग. आंसर होगा डी आंसर होगा. एम जो हो गया, अटल इनोवेशन मिशन या फिर अटल टिंकरिंग लैब्स, ये सब जो है नीति के द्वारा ही किया गया है. इसमें यंग माइंड्स को इनकलकेट स्किल के लिए, इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, क्यूरियोसिटी लाने के लिए किया जा रहा है इसे. इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया सेटअप? तो ये किया गया था 1950 में, प्रिसाइजली आई थिंक 15 मार्च में ही, 15 मार्च ही आई थिंक. हु अमंग द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट कॉइन द टर्मिनोलॉजी हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ? तो ये है सही आंसर इसका. हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ को
राज कृष्णा ने क्वाइन किया था, राज कृष्णा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ फूड सिक्योरिटी? आंसर होगा एक्सेप्टेबिलिटी। अवेलेबिलिटी है, क्योंकि अवेलेबल नहीं होगा तो फूड का मतलब नहीं है, हर जगह अवेलेबल होना चाहिए। अफोर्डेबल होना चाहिए, अवेलेबल ही हो गया और 100 रुपये किलो एक कोई चीज़ है तो ख़रीदना मुश्किल हो जाएगा। अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए और एक्सेसिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी सबके पास होना चाहिए। IPR इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है, IPR 1956 इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन था ये 1956, फॉर्म द बेसिस ऑफ डैश 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया। तो ये सेकेंड 5 ईयर प्लान का बेसिस बना ये। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एग्रीकल्चरल कॉस्ट इन इंडिया व्हाट इज MSP? MSP इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस। आंसर होगा डी, डी इसका आंसर होगा। A government budget is an annual financial statement that outlines estimated government expenditures and expected government receipts or revenues for the forthcoming fiscal year. Depending on the feasibility of these estimates, which of the following is not a budget type? आंसर होगा सी, इकोनॉमिक बजट नहीं होता है। इकोनॉमी बजट कोई बजट नहीं होता है, सरप्लस बजट होता है, बिकॉज उसमें आय से ज़्यादा व्यय से ज़्यादा नहीं, आय ज़्यादा होता है, व्यय कम होता है। डिफिसिट बजट होता है जिसमें आप ऐसा प्लान करते हैं जिसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका ज़्यादा होगा और रेवेन्यू रिसिप्ट कम होगा, तो वही है। और बैलेंस बजट मतलब दोनों बराबर होता है। इकोनॉमी बजट कोई बजट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंड्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर द क्रॉप्स? CACP देख लिया था हमने, CACP। 10% reservation in central government jobs under economically weaker section category is available to persons whose family income is below 8 lakh. No, it's 8 lakh. Answer is 8 lakhs. Infant mortality rate indicates the number of children that die before the age of dash as proportion of 1000 live children born in the particular year. तो ये 1 साल के कम बच्चों की मृत्यु होती है इसमें, 1 ईयर आंसर होगा। व्हाट वाज द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया एज पर सेंसस 2011? तो ये है 74%, प्रिसाइजली 74.04% है वैसे। द 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया वेयर सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक एंड सोशल ग्रोथ प्रोग्राम्स मॉडल्ड आफ्टर दोज प्रिवेलेंट इन USSR, अर्स्ट वाइल USSR में ये फेमस था। आंसर होगा ए, सोवियत संघ से हमने चुराया है। अब तो नहीं चलता हालांकि। हु अमंग द फॉलोइंग इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? तो नरेंद्र मोदी, PM साहब ही चेयरमैन होते हैं इसके, CEO बदलते रहते हैं वैसे। हु अमंग द फॉलोइंग वाज चेयरपर्सन ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज, एस्टेब्लिश्ड इन 1996? तो ये चेयरपर्सन है इसके GV रामकृष्ण, GV रामकृष्ण। Launched in 1951, India's first 5 ईयर plan was based on which of the following economic models to focus on agriculture and irrigation to boost farm output? इसका आंसर होगा B, हेरोड डोमर मॉडल, हेरोड डोमर मॉडल। अगला सवाल है स्टॉक डिबेंचर और फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड होगा। अगला सवाल है which theory is used to make long run predictions about exchange rates in a flexible exchange rate system? आंसर होगा इसका परचेजिंग पावर पेरिटी थ्योरी। Dash stock is the stock of large well established and financially sound company that has operated for many years. आंसर होगा ब्लू चिप। जैसे निफ्टी 50 के जो स्टॉक हैं, 50 जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे कि रिलायंस है, ये सब ब्लू चिप कंपनियां हैं। इन इकोनॉमिक्स IPO स्टैंड फॉर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बोलते हैं इसको। आंसर होगा बी आंसर होगा। विच सेंट्रल एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ द स्टॉक मार्केट्स? सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। Dash is a situation of very low rate of interest in economy where every economic agent expects the interest rate to rise in future and consequently bond prices to fall causing capital loss. आंसर होगा इसका liquidity trap,
लिक्विडिटी ट्रैप एक कंडीशन है जहाँ ये सारी चीज़ें होती है। इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट एक्सचेंज ट्रेडेड इंडेक्स डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडेड ऑन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज? आंसर होगा 2000, सन 2000 में ऐसा हुआ था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बिकम द फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया टू लॉन्च कमोडिटी डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट्स इन गोल्ड एंड, आंसर होगा गोल्ड एंड प्लैटिनम, आंसर होगा सी प्लैटिनम। इन विच ईयर वॉज द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इस्टेब्लिश? बहुत पुराना है ये, 1875 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया? सो ओल्डेस्ट इज BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। द इंडेक्स टाइटल सेंसेक्स ऑफ BSE erstwhile Bombay Stock Exchange is an index of trading of top how many companies in the terms of their volume of trade and their share price? तो BSE में टोटल 30 कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, आंसर होगा B 30, BSE 30 होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इन विच ईयर वॉज द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट इनेक्टेड टू रिप्लेस द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट फेरा? आंसर 1999। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इज डैश स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया एशिया? इट इज द फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ एशिया। मिसलेनियस सवाल देखेंगे। द इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया वॉज रीनेम्ड एज डैश इन 1955? आंसर द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। व्हेन वॉज नबार्ड इस्टेब्लिश्ड? नबार्ड हुआ था 1982 में, आंसर होगा ए 1982। हु वॉज द इकोनॉमिस्ट हु रोट द बुक स्मॉल इज ब्यूटी? आंसर होगा EF सुमेशर, EF सुमेशर। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट ए गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो D सुब्बा राव तो रहे हैं, मनमोहन सिंह भी रहे हैं, नरसिम्हन और MS गिल। तो आंसर होगा MS गिल नहीं रहे, बाकी नरसिम्हन साहब भी थे। नेम द फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म? तो इसे कहा जाता है PV नरसिम्हा राव साहब को कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट पोर्ट इन इंडिया टू बिकम पब्लिक कंपनी? आंसर इन्नोर पोर्ट, इट इज सिचुएटेड इन कोरोमंडल कोस्ट, चेन्नई के आसपास पड़ता है ये। हु फाउंडेड द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ऑन 17 दिसंबर 1931? आंसर PC महाबुलोनिस, PC महाबुलोनिस, very important name related to statistics. The Khadi and Village Industry Commission Act was passed in the year 1956. Answer होगा A 1956. Which of the following cities houses the headquarter of Union Bank of India? UBI का हेडक्वार्टर है मुंबई में, मुंबई में आंसर होगा। In which year was the State Financial Corporation Act passed? The act provides for the establishment of a state financial corporation. Answer होगा C 1951, C 1951. Which of the following banks was founded by Muthaiya Chidambaram Chettiar in Chennai in 1937? तो ये किया गया था इंडियन ओवरसीज बैंक का फाउंडेशन किया गया था इनके द्वारा। A company that has been founded after 2003 and that has a current valuation of more than $1 billion is referred to as an industry by which term? तो आंसर होगा इसका यूनिकॉर्न स्टार्टअप कंपनी। रिसेंटली अभी एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप बनी है एडुटेक फिजिक्स वाला। हु अमंग द फॉलोइंग इज द को फाउंडर ऑफ ई-कॉमर्स स्टोर फ्लिपकार्ट? तो ये बने हैं बिन्नी बी सोलल। डैश बैंक हैज़ बिकम फर्स्ट बैंक इन कंट्री टू इंट्रोड्यूस आइरिस स्कैन ऑथेंटिकेशन फीचर फॉर आधार बेस्ड ट्रांजेक्शन थ्रू माइक्रो ATM टैबलेट्स? तो एक्सिस बैंक बना है ये, एक्सिस बैंक इज द राइट आंसर। बढ़ती का नाम जिंदगी इज द टैगलाइन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक? ये है एक्सिस बैंक। The name of UTI Bank was changed to which bank in 2007? Answer Axis Bank. Axis Bank is the right answer. UTI Bank को Axis Bank बना दिया गया था। Where is the headquarter of Bank of Baroda located? Bank of Baroda का हेडक्वार्टर है कहाँ पे? बड़ोदरा में। आंसर होगा C बड़ोदरा।
व्हाट इज द टैगलाइन ऑफ यूको बैंक? यूको बैंक का टैगलाइन है ऑनर्स योर ट्रस्ट, ऑनर्स योर ट्रस्ट। विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। रानी की वाव मोटिफ इज प्रेजेंट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग करेंसी नोट? आंसर होगा 100 रुपीज़ पे है, ये 100 रुपीज़ पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग मोटिव्स इज प्रेजेंट ऑन 2000 रुपी? तो मंगलयान है, इस पे मंगलयान था, ए मंगलयान। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ अलाहाबाद बैंक सिचुएटेड? ये है कोलकाता में, कोलकाता। विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स पब्लिशेज द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन? आंसर होगा इसका ए सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। डैश द कोड ब्रेकर ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर टू हैज़ बीन चूजन बाई बैंक ऑफ इंग्लैंड टू फीचर ऑन ब्रिटेन्स न्यू E50 नोट? आंसर होगा इसका एलान टूरिंग, एलान टूरिंग इज द राइट आंसर। ओके, which of the following quality marks are not correctly matched? तो आंसर होगा इसका डी। ISI जो है ये एक स्टैंडर्ड कंप्लायंस मार्क फॉर इंडस्ट्रियल है, ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स इन इंडिया है सिंस 1955। तो ये सेमी प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स के लिए नहीं है। प्रसाद स्कीम हैज़ बीन लॉन्च अंडर विच मिनिस्ट्री? तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर होगा ये, आंसर होगा डी प्रसाद। और नो, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंदर है, ठीक है, प्रसाद। प्रसाद का फुल फॉर्म होता है एम है इसका इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ पिलग्रिम डेस्टिनेशन इन प्लान्ड प्रायोरिटाइज एंड सस्टेनेबल मैनर टू प्रोवाइड कंप्लीट रिलीजियस टूरिज्म एक्सपीरियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर देयर ऑन द लैंग्वेज पैनल ऑफ इंडियन करेंसी नोट? तो इसमें टोटल 15 लैंग्वेजेस हैं, 15 लैंग्वेजेस हैं। वेयर इज द हेड ऑफिस ऑफ सिंडिकेट बैंक सिचुएटेड? आंसर होगा मणिपाल। सिंडिकेट बैंक ऑफ केनरा बैंक बन गया है। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग नोट्स ऑफ द मोटिव ऑफ सांची स्तूपा इज प्रेजेंट? सांची स्तूपा है 200 के नोट पे, 500 पे रेड फोर्ट है, 200 पे सांची स्तूपा, 100 पे रानी की वाव। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन विच सिटी? ये है बीजिंग में, चाइना में, बीजिंग चाइना। हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट हैज़ बीन पब्लिश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन? तो ये नीति आयोग के द्वारा पब्लिश किया गया है, नीति आयोग। द सिचुएशन इन एन इकोनॉमी वेयर अनएम्प्लॉयमेंट इज प्रिवेलिंग इज नोन एज स्टैगफ्लेशन, इसको स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। हु विल बी बेनिफिशरी अंडर प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम? तो इसमें होंगे पीपल वर्किंग इन और अनऑर्गेनाइज सेक्टर, आंसर सी हो जाएगा इसका। विच इकोनॉमिक सर्वे वाज ऑल्सो कॉल्ड पिंक इकोनॉमिक सर्वे? ये बोला जाता है इकोनॉमिक सर्वे 2017-18 को, 17-18 को। वेयर इज द हेड ऑफिस ऑफ विजया बैंक सिचुएटेड? आंसर बेंगलोर, बेंगलोर में है इसका। विच सेंट्रल एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोमोटिंग कोऑपरेटिव मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर कल्चरल प्रोड्यूस टू बेनिफिट द फार्मर? आंसर इज डी नाफेड, नाफेड इज द राइट आंसर। नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, नाफेड। Which of the following is an international agreement between governments and that aims to ensure that international trade in specimens of wild animals and plants does not threaten their survival? तो ये CITES है, इसको बोलते हैं Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. In which of the following sectors 100% FDI in equity in India is not permitted as per India's FDI policy? Answer would be multi-brand product retail trading. In which city is the head office of the Insurance Regulatory and Development Authority of India situated? Answer Hyderabad, Hyderabad.
In which year was NABARD established? 1982. The term white revolution is related with milk. Dash is the term used for breeding of fish in specially constructed tanks and ponds. ये होता है pisciculture. Pisciculture. Okay. Which type of unemployment is generally found in agricultural sector of India? तो ये होता है disguised unemployment, जहाँ पे काम है 2 बंदों का खेत में तो 10 बंदे लग जाएंगे उसी में. Which with which of the following is operation flood related? तो दूध से related. India's dairy industry. Answer C. Related area of golden revolution is? Answer fruits. Fruits is the right answer. Next, the Great Leap Forward was campaign initiated in Dash 1958 aimed at industrializing the country. Answer India. No, China. China is the right answer. Great Leap Forward. Great Leap Forward. A plan of economic development for India which was prepared by a cross section of India's leading capitalist in 1944 was popularly known as Bombay Plan. Bombay Plan is the right answer. इसमें बहुत सारे लोग थे. जीडी बिरला थे, जेआरडी टाटा थे, अदर सी दलाल थे, एडी श्रॉफ थे. द स्टील प्लांट एट बोकारो वाज सेट अप इन कोलेबोरेशन विथ आंसर होगा सोवियत यूनियन. द फ्रेज ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस वाज फर्स्ट कॉइन्ड इन भूटान इज द राइट आंसर. द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को इज लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? तो टिस्को है जमशेदपुर में. आंसर होगा जमशेदपुर. विटीकल्चर refers to cultivation of grapes. Is the right answer. Viticulture. Which among the following organizations releases the Index of Economic Freedom? Answer would be Heritage Foundation. The Heritage Foundation. Dash is a land which is left fallow, uncultivated for more than 5 years and can be brought under cultivation after improving it through reclamation practices. Answer would be D. Cultivable wetland. An inquiry into the nature and cause of the wealth of nations is an influential work by economist Adam Smith. Answer B. Adam Smith. Okay. What is the objective of Doughnut model of development? Answer will be D. It envisions a world in which people and planet can thrive in balance. Self-help group promotes thrift in a small proportion by minimum contribution from each member of group. What does H stand for self-help group? Answer होगा help. According to Malthusian theory, which of the following grows in geometric progression? Answer होगा इसका population. Which of the following is a characteristic of human wants in economics? Answer होगा wants are satiable. Which of the following is a characteristic of human wants in terms of economics? तो wants satiables जो है होते हैं. ठीक है. What are the two variables whose relationship is given by environmental Kuznets curve? तो इसका आंसर होगा कि भैया अगर आप environmental Kuznets curve जो होता है depicts relationship between environmental degradation and per capita income. According to 2011 census of India, which of the following is the second most populous state in country? Second पूछा है तो आंसर होगा इसका महाराष्ट्र. फर्स्ट है यूपी, सेकेंड है महाराष्ट्र, थर्ड बिहार है. ठीक है, थर्ड बिहार है. सिक्किम लीस्ट पॉपुलस है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ इनहैबिटेड विलेजेस एज पर सेंसस 2011? आंसर होगा बिहार. बिहार इज द
बिहार में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ इनहेबिटेड विलेजेस है एज पर सेंसस. Which economic thought talks about methodological individualism, or the idea that people will act in meaningful ways which can be analyzed. आंसर होगा ऑस्ट्रियन इकोनॉमिक थॉट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ CACP? तो कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल, CACP का होता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस. आंसर होगा ए. MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस इसी के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है. विच कमिटी वॉज अपॉइंटेड बाई सेबी टू एडवाइज ऑन डेवलपमेंट ऑफ अप्रोप्रिएट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग इन इंडिया इन ईयर 1996? आंसर विल बी LC Gupta Committee. LC Gupta Committee. Which of the following institutions conducts the survey on employment and unemployment? आंसर होगा D. NSO, National Sample Survey Organization, NSSO. As per the Companies Act 2013, dividend declared by company but not paid or claimed within dash days from the date of declaration is to be transferred to unpaid dividend account. आंसर होगा C. 30 days. 30 days. Thalinomics was introduced in the economic survey for 2019-20. As per the report of Ministry of Statistics and Program Implementation, Government of India recorded an infant mortality rate of dash to 1000 live birth in the year 2016. Answer will be C. 34. In which year did the Government of India set up first mutual fund by an act of parliament? Answer होगा 1963. बहुत पुराना है. In which year did the companies IBM and Coca-Cola shut down their operations for not being able to comply with the Foreign Exchange Regulation Act that mandated foreign investors cannot own over 40% in Indian enterprises? आंसर होगा इसका 1977. In dash is a type of fraud where a small electronic device is used to steal debit and credit card information during an unauthorized banking transaction. Answer होगा skimming is the right answer, B. Of the following abbreviation, which one is primarily an umbrella organization for operating retail payments and settlement system in India? Answer होगा NPCI. NPCI is the right answer. NPCI is the right answer. An asset that has remained in substandard category for a period of 12 months is classified as dash asset by bank. Answer होगा doubtful asset. Which of the following does not figure among the main objective of the self-help group in India? आंसर होगा इसका आंसर होगा A इसका सही आंसर होगा, यानी कि टू प्रोवाइड लोन्स विथ कोलेट्रल, विदाउट कोलेट्रल एक्चुअली आंसर होगा, विथ कोलेट्रल नहीं होगा. हु अमंग द फॉलोइंग हैज सर्व्ड एज डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर होगा प्रणव मुखर्जी. 2000 प्रणव मुखर्जी सही आंसर होगा. हु अमंग द फॉलोइंग इज credited with giving a theory of population growth in his work titled Essay on Population? आंसर होगा थॉमस रॉबर्ट माल्थुस. Which classical economist popularized the following phrases? From each according to his ability, to each according to his needs. आंसर होगा इसका D. कार्ल मार्क्स. According to the 2011 census of India, the decadal growth rate in India was around 17.7%. Consumer Protection Act was enacted in dash year? आंसर होगा 1986. Which economist
took the subject of economics away from the approaches that focus exclusively on income growth and utility, with an increased emphasis on individual entitlements, capabilities, freedoms and rights. आंसर होगा इसका, आंसर विल बी बी, अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन इज़ द राइट आंसर। सो गाइज, यहाँ पे हमने इकोनॉमिक्स को कंप्लीट किया है। इसके 380 के आसपास क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक मारिएगा और बाकी भी वीडियो देखिएगा जो कि प्लेलिस्ट पे है अवेलेबल। मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय।